क्वेश्चन नंबर 8। पेज नंबर 473। ट्रायल में आए, ट्रायल में आकर पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं लाइन, आठवीं और नौवीं लाइन पढ़ें ट्रायल में, पेज 473। आठवीं और नौवीं लाइन पढ़ने के बाद अगले सफ़े पर आएं और अगले सफ़े पर आकर आप एडजस्टमेंट नंबर 1 पढ़ें और मुझे बता दें इसका क्या करना है। पेज 473 पर ट्रायल में आठवीं नौवीं लाइन पढ़ें और अगले सफ़े के टॉप पे आके एडजस्टमेंट नंबर 1 का बता दें क्या करना है। ओके जी भाई, ट्रायल में आए आप, पेज 473। ट्रायल में आपको नजर आ रहा है क्लोजिंग स्टॉक। इसके अलावा एक और लाइन नीचे नजर आ रही है, गुड्स अंडर सेल ऑन रिटर्न एट कॉस्ट। भाई समटाइम्स ऐसा भी तो हो सकता है कि अकाउंटेंट अक्लमंद हो और अकाउंटेंट को इस चीज का इस्तेहजार हो, इस चीज की हकीकत उस पर खुली हो कि सेल ऑन रिटर्न बेस की अकाउंटिंग क्या होती है, और अकाउंटेंट ये जानता हो कि जो चीजें मैंने किसी के पास भिजवाई हैं और उसके गोदाम में पड़ी हुई हैं, क्योंकि वो रिटर्न बेस पे भिजवाई हैं इसलिए वो भी मेरी हैं, तो इसको कहते हैं जबरदस्त अकाउंटिंग। इतना अच्छा अकाउंटेंट है कि उसने ये 65 के साथ आप अगर लिख सकते हैं फिजिकली लाइंग, ये वो स्टॉक है जो हमारे प्रेमिसेस में हमारी आंखों के सामने पड़ा हुआ है, ये 65 वो होगा। और जो बाकी 13 है वो अलग लाइन में आ रहा है, ये भी कॉस्ट पे पड़ा हुआ है। और आपको पता है कॉस्ट पे सेल प्राइस नहीं पड़ी होती, कॉस्ट पे स्टॉक होता है। ये 65 वाला हमारे पास फिजिकली लाइंग है और 13 लाइंग विद अदर पार्टीज है, ये दूसरों, सॉरी 1250 और 65, मादरत 1250 फिजिकली लाएंगे और 65 ओवर स्टॉक लाइंग विद अदर्स। अच्छा, आपने कहा जी तो बड़ी अच्छी अकाउंटिंग होगी कि भाई सब कुछ जबरदस्त है, लेकिन अगले सफे पे आके पढ़ें, गुड्स अंडर सेल और रिटर्न इंक्लूड। अच्छा, बात अब किसकी हो रही है? पिछले सफे पे जाके देखें, वो फिगर ही एक अवेलेबल है 65। गुड्स अंडर सेल और रिटर्न इंक्लूड गुड्स कॉस्टिंग 26, उसमें से 26 की चीजें ऐसी हैं जो कि कस्टमर को भेजी थी कि पसंद आए तो रख लेना और वो वापस कर सकता था अगले साल तक। नो 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 नो, अभी किताब की देखो, नोट साइड पे रख दे। और वो वापस कर सकता था अगले साल तक। नो, वो वापस अगले साल तक नहीं कर सकता था, वो वापस कर सकता था इस साल तक। अच्छा जी, अब पहले तो मुझे ये बता दें, जो चीजें हमने अपने क्लोजिंग स्टॉक में शो कर दी हैं ट्रायल के अंदर और पड़ी किसी और के पास हुई हैं, लेकिन सवाल कह रहा है कि कस्टमर के पास वापस करने का टाइम खत्म हो चुका है,
मुझे आप बता दें ये हमारा स्टॉक बनता है या हमारी सेल बनती है? सेल बनती है। क्यों सेल बनती है? हमने शो की हुई है पिछले सफे में किस पे? कितनी है? 65 हमने पिछले सफे में शो की हुई है अपने स्टॉक के तौर पे, और स्टॉक के तौर पे ऐसे शो की हुई है कि ट्रायल में डेबिट साइड पे नजर आ रही है, तो ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। और मैं आपको बारहा बता चुका हूं कि जिस ट्रायल के अंदर कॉस्ट ऑफ सेल नजर आ रही हो उसमें हमारा क्लोजिंग स्टॉक पड़ा होता है, तो ये सेल रेवेन्यू है, ऊपर कॉस्ट ऑफ सेल है, तो ये सारा हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक ये है 1250 और 65। अकाउंटेंट के मुताबिक ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। कुछ हमारा हमारे पास पड़ा हुआ है और कुछ हमारा किसी और के पास पड़ा हुआ है। अदर इंफॉर्मेशन ने कहा कि भाई ये जो हमारा किसी और के पास पड़ा हुआ है, जब हमने उस पे नजर मारी तो पता चला कि जो हमारा किसी और के पास पड़ा हुआ है उसमें से 26 तो बिक चुके। कैसे बिक चुके बताएं? कि वो कस्टमर वापस ही नहीं कर सकता। अगर वापस नहीं कर सकता तो अब इसका मतलब है इट इज ओवर स्टॉक और इट इज ओवर सेल। लेकिन हमने किस में शो की हुई है? स्टॉक में। अब बता दें, अच्छा फुल स्टॉप के आगे पढ़ें, सेल इज रिकॉर्डेड इन जनवरी। सेल पता नहीं हमने जनवरी में क्यों रिकॉर्ड की है, हम पागल हैं। सेल अगले साल रिकॉर्ड की। अच्छा अगले साल गलती कर दी है, अगले साल की गलती आपको सही करने की जरूरत नहीं पेपर में। ये वजह यह है कि सिर्फ रिक्वायरमेंट में पड़े 13 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मांगी है, तो अगले साल की गलती तो सही करने की जरूरत है। 2017 ना देखें, वो कंपनी एक्ट का नाम लिखा हुआ है। 2013 के अकाउंट्स मांगे हैं। अगर 2013 के अकाउंट्स मांगे हैं तो बताइए 14 में अगर गलती कोई हो गई हमसे तो क्या हम इस साल सही करें? नहीं नहीं नहीं, 14 में गलती होगी वो 14 में देखेंगे। अभी 13 में बताएं क्या ट्रायल में गलती हुई है? हमारा बिका हुआ स्टॉक किस में पड़ा हुआ है? क्लोजिंग स्टॉक में। अब आप मुझे बता दें क्या क्या दो काम करेंगे? सेल रिवर्स नहीं करनी, नहीं सेल रिवर्स नहीं करनी। सेल तो अगले साल रिकॉर्ड किया उसने, वो तो गलती कर दी। डेटा डेबिट 26 डिवाइडेड बाय 1 मार्जिन है, मार्कअप है 100 इंटू 150। इसकी रिवीजन ना कंसोलिडेशन में करेंगे, मार्कअप से कैसे, ये रिवीजन अगर किसी को भूली भी है कर लेंगे। अच्छा ये मैंने सेल प्राइस निकाल दी, लेकिन ये आपको पता है सेल प्राइस कॉस्ट से ज्यादा होती है। अगली चीज क्या करेंगे? रिड्यूस, बोले बोले, रिड्यूस 26 फ्रॉम 65। जब हम ट्रायल बना रहे होंगे, जब हम बैलेंस शीट बना रहे होंगे, तो जिस वक्त हम 26 65 की बात करेंगे तो उसमें से कितना माइनस कर देंगे? बोले बोले 26 माइनस कर देंगे। ना बांटो, छोड़ो अभी रहने दो, ना बांटो। और हैंड रिटन नोट्स में ना 7-8 सफे की कॉपी करा के ला दो, कुछ के पास मिसिंग होगा। क्लियर? तो इट वॉज ए वेरी गुड एडजस्टमेंट। कितनों को समझ आ गई थी? जरा हाथ खड़ा करें। ये सेल रिवर्स नहीं करनी, सेल में डालना है। अकाउंटेंट अपनी तरफ से अकाउंटिंग सही कर चुका था, लेकिन पता चला कि साल के बाद वापस नहीं कर सकता, इसी साल वापस कर सकता है। अच्छा अगर वैसे ये लिखा होता कि उसने 30 तक वापस कर सकता है, इसके बजाय ये लिखा होता कि 30 को उसने कह दिया मुझे पसंद आ गई हैं, बल्कि ये लिखा होता 30 को उसको पसंद भी आ गई है, उसने आगे बेच भी दी है, फिर क्या करते? फिर भी यही करते, फिर भी यही करते। क्यों? क्योंकि इट इज ओवर सेल। अगर अगले ने कंफर्म कर दिया कि मुझे पसंद आ गई हैं तो फिर हमें एक्सपायरी की डेट का भी इंतजार करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो लिख लें। अगर इस सवाल में यह भी लिखा होता, अगर इस सवाल में यह लिखा होता, ये भी नहीं, अगर इस सवाल में यह लिखा होता कि 30 को उसको पसंद आ गई हैं, 30 को कस्टमर को चीजें पसंद आ गई हैं, और उसने एक्सेप्ट कर ली हैं कि ठीक है भाई मुझे पसंद आ गई हैं, तो
भी यही ट्रीटमेंट करते हैं, तो भी यही ट्रीटमेंट करते हैं। ओके, जी अब आप हजरात निकालें कल वाला क्वेश्चन जो मैं क्लास में करवा रहा था, हादी लिमिटेड। जी इस सवाल में जरा मुझे रिवीजन करवा दें पहली एडजस्टमेंट से चलते हुए। इस सवाल में खामोश, इस सवाल में कैसे पता चला कि अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस है? दो बातें, पॉइंट 1 में लिखा हुआ है नो डेप्रिसिएशन हैज बीन चार्ज्ड, और पॉइंट 2 में लिखा हुआ है नो डिस्पोजल्स हैव बीन रिकॉर्डेड। तो ना डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड हुई ना डिस्पोजल रिकॉर्ड हुई, तो फिर अकामुलेशन का कौन सा बैलेंस है? ओपनिंग बैलेंस। ढूंढते रहेंगे, साथ में शेयर करने टाइम लगेगा। दूसरा, उंगली रखें प्लांट के बैलेंस पे। ये सबसे ब्यूटीफुल एडजस्टमेंट थी 305 वाली। ये 305 क्लोजिंग क्यों नहीं है? पहली गलती, इसमें एडिशन 15 पे रिकॉर्ड हुई है और डिस्पोजल रिकॉर्ड नहीं हुई। ये ओपनिंग क्यों नहीं है? एक लाइन लिखी हुई है सवाल में, द डिस्पोजल वॉज नॉट रिकॉर्डेड एंड न्यू मशीन वॉज कैपिटलाइज्ड एट 15, इधर ही रहें किताब ला दें, और नई मशीन 15 पे कैपिटलाइज की हुई है। और नई मशीन किस पे कैपिटलाइज की हुई है? इसका मतलब है कि बैलेंस कौन सा है? अनएडजस्टेड। क्लोजिंग क्यों नहीं है? ओपनिंग क्यों नहीं है? ओपनिंग इसलिए नहीं है कि इसमें कितनी एडिशन पड़ी है? 15 की एडिशन पड़ी है। क्लोजिंग की वजह आपको बता दी, क्लोजिंग क्यों नहीं। ओके, अच्छा इसका तरीका क्या था फिर? मैंने कहा था ट्रायल वाला क्लोजिंग पकड़ेंगे, उसको रिवर्स करके ओपनिंग निकाल लेंगे और ओपनिंग से अकाउंट सारा दोबारा बना लेंगे। जब सारा अकाउंट दोबारा बना लेंगे तो डेप्रिसिएशन निकालनी आसान हो जाएगी। नेक्स्ट, पॉइंट 4, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का बैलेंस ट्रायल में ओपनिंग आ रहा है या क्लोजिंग आ रहा है? इस पे हमने ये बात की थी कि डेटर पे प्रोविजन का रेट लगाओ। जब डेटर पे प्रोविजन का रेट लगाया था तो ऐसी सूरत के अंदर जो जवाब आया था वो प्रोविजन के कैरी डाउन जो ट्रायल में आया था उसके बराबर नहीं आया था। इसका मतलब है अभी हमने प्रोविजन कैलकुलेट नहीं की, हमने अभी प्रोविजन कैलकुलेट करनी है। तो प्रोविजन कैलकुलेट फिर हमने जाके वर्किंग के अंदर की थी। आगे चलें। हाँ, पॉइंट 5 थोड़ा सा अजीब सा था। इसमें यह था कि हमने लॉन्ग टर्म लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे किया था, लेकिन सवाल में बता नहीं रहा था कि इंटरेस्ट पड़ा कहाँ हुआ है। तो हमने कहा जी इंटरेस्ट की 2 एंट्रीज हो सकती हैं। अगर सही एंट्री हुई होगी तो CWIP डेबिट कैश क्रेडिट, अगर गलत एंट्री हुई होगी तो फाइनेंस कॉस्ट डेबिट कैश क्रेडिट। अब हम जब ट्रायल में ढूंढने गए फाइनेंस कॉस्ट डेबिट साइड पे तो फाइनेंस कॉस्ट नजर नहीं आई। इसका मतलब है कि फाइनेंस कॉस्ट अगर नजर नहीं आ रही तो फिर कहां पड़ी हुई है? CWIP में। ओके, और पॉइंट 6 के अंदर हमने ये बात की थी कि सेल के 3% पे प्रोविजन रिकॉर्ड करनी है। प्रोविजन किस पे रिकॉर्ड करनी है? सेल के 3% पे। जब सेल का 3% लगाया तो पिछले सफे पे जो कैरी डाउन आ रहा था वो मैच नहीं कर रहा था, तो हम फिर परेशान हो गए। हमने कहा इसलिए प्रोविजन का भी क्लोजिंग नहीं है। प्रोविजन का भी कौन सा बैलेंस है? ओपनिंग। अब ओपनिंग बैलेंस को पकड़ा और ओपनिंग बैलेंस को पकड़कर हमने क्या किया? हमने उसके अंदर जो है वो एक्सपेंसेस और कैश की एंट्री कर दी। ओके, अच्छा कैश की एंट्री भी अकाउंटेंट ने गलत कर दी थी। आप बताएं कैश की एंट्री क्या होती है?
टी अकाउंट खोल के, प्रोविजन डेबिट कैश क्रेडिट, लेकिन आखिरी लाइन पढ़े उसने कैश की एंट्री क्या की, दीज का मतलब है पेमेंट्स, वो जो पेमेंट्स, दीज का मतलब है जो अभी भी बात हो रही है उसके बारे में बात कर रहा हूं। दीज हैव बीन डेबिटेड टू एडमिन एक्सपेंसेस, ये एडमिन एक्सपेंसेस में डेबिट हो गई हैं, इसलिए हमने इसकी भी रेक्टिफाइंग एंट्री की थी। कितने लोगों ने सवाल कर जाके किया था दोबारा सारा और करंट और डेफर्ड टैक्स निकाला था? मेरे पे बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं जो हजरात नहीं कर रहे। आई के पेपर में बैठ के एहसास होता है काश मैं साथ साथ सवाल कर लेता, बट उस वक्त कुछ हो नहीं सकता, और FR2 को आप हजरात शायद अभी तक ईजी ले रहे हैं। ओके, अच्छा जी, अगला सवाल मेरा ये है कि दो खर्चे थे, एक खर्चा था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का, और इस सवाल में एक खर्चा था वारंटी का। टेक्निकली स्पीकिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट और वारंटी दोनों के दोनों जाते हैं सेलिंग एक्सपेंसेस में। टेक्निकली स्पीकिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट और वारंटी दोनों के दोनों कहां जाते हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस में। बट आई कैप ने इस सवाल के सॉल्यूशन में दोनों को एडमिन में डाला हुआ है। आपने सॉल्यूशन जो देखा होगा, जो आपने घर में भी जाके देखा होगा, सॉल्यूशन जो आपको दिया था उसमें दोनों को एडमिन में डाला हुआ है। इसकी वजह सुन लें, इसकी वजह कोई खास नहीं थी सिवाय इसके कि ट्रायल के फेस पे आए, ट्रायल के फेस पे उसने कंजूसी की थी, सेलिंग दिए ही नहीं थे, इस वजह से आई कैप ने भी अपने सॉल्यूशन में फिर एडमिन में डाल दिया, वरना अगर सेलिंग दिए होते तो मैं दोनों को ही सेलिंग में डालता। तो ये सवाल में थोड़ा सा मसला था कि दिए ही एडमिन हुए थे। बहरहाल अगर कोई बच्चा पेपर में सेलिंग में डाल आएगा तो सेलिंग की नई लाइन उसे खोलनी पड़ेगी और ट्रायल की फिगर अवेलेबल नहीं होगी, मेरा नहीं ख्याल को ब्लंडर होगा, ठीक है। लेकिन हम मजबूर थे कि वारंटी को इन एनी केस रिवर्स एडमिन में ही करना था, क्योंकि डाला उसने किस में हुआ था, एडमिन के अंदर। ओके जी, हैंडरिटन नोट्स पेज 7-8 आपको दिया था सैटरडे को, 3 दिन पहले, वो निकाल लें। कम से कम इतना कर लिया करें कि अपने मोबाइल में भी रिकॉर्ड रखें इस चीज़ का, तस्वीर खींच लिया करें, फिर सफ़े ढूंढ रहे होते हैं मोबाइल से मिल जाए कम से कम। बांटो भाई, पेज 7-8 अगर किसी के पास ना हो तो। ओके, भाई पेपर में आपको ट्रायल दो तरीके से दे सकता है। इस एडजस्टमेंट को मैंने सोचा डिस्कस कर लें, ट्रायल दो तरीके से देके। हैंडरिटन नोट्स पेज नंबर 7, एक ट्रायल है आपके पास, देखें भाई सवाल की तरफ। एक ट्रायल है आपके पास जिसमें सेल्स आ रही हैं, डेटर आ रहे हैं, ओपनिंग स्टॉक आ रहा है, परचेजेस आ रही हैं। ओके, अदर इंफॉर्मेशन सेल में आपने 27 मिलियन, जिसमें मैंने आपको कराई थी क्लास में, ये यासिर वाला सवाल था। सेल में 27 मिलियन पड़ा है, ऊपर जाके देखें ट्रायल 30/15 का है। सेल में 27, भाई सवाल देखो प्लीज प्लीज, कॉन्सेप्ट दिया जा रहा हो तो सब कुछ छोड़ दिया करो। सेल में 27 मिलियन पड़ा है, जो कि चीजें कंफर्म सेल एग्रीमेंट की हैं, सेल रिटर्न एग्रीमेंट की हैं। सेल हुई है कॉस्ट प्लस, और सेल वापस हो सकती है कब तक, अगले साल तक। जी भाई, जो सेल अगले साल वापस हो सकती है उसको इस साल सेल में डालना बनता है, नहीं बनता। पहली लाइन पढ़ें, सेल इंक्लूड, सेल में इसने से डाल दिया। अब हम क्या करेंगे जी, इधर देखें सारे,
अच्छा, पहले मैं ऐसा करता हूं, मैं बैलेंसेस उठा लेता हूं सवाल वाले। सेल बताएं जी कितनी है? डेटर 66, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस 175.7। अच्छा जी, सेल में 27 मिलियन पड़ा है जो एक कस्टमर को चीजें भेजी हैं, वो भाई बात ना करो यार, ऐसा ना करो। जो कस्टमर को चीजें भेजी हैं वो अगले साल वापस कर सकता है। जी मोहतरम, ये सेल में पड़ा होना चाहिए। सेल से बाहर निकालने का तरीका बताएं। सेल डेबिट, डेटर क्रेडिट। सेल की थी कॉस्ट प्लस 20% पे, 27 डिवाइडेड बाय करें 120, मल्टीप्लाइड बाय करें 100, 22.5। क्या ये स्टॉक हमारे फिजिकल काउंट में आया होगा? नहीं, हम हमेशा एज्यूम करेंगे अकाउंटेंट फिजिकल काउंट में करना भूल गया होगा। तो अब स्टॉक को बढ़ाना है। जी बोलें। 22.5 और 22.5। किसी को पता है लेफ्ट पे जगह क्यों छोड़ी है? वो जो फिजिकल स्टॉक हमारे पास पड़ा होगा उसके लिए मैंने जगह छोड़ी है। क्लोजिंग स्टॉक एट 30/15 इज 42। क्लोजिंग स्टॉक एट 30/15 इज, ये कौन सा स्टॉक होगा? क्लोजिंग स्टॉक एट 30/15, ये जो नहीं ये हमारे पास जो पड़ा हुआ है, जो फिजिकली हमारे पास पड़ा हुआ है, हमारे पास 42। ये वो होता है इंट्रो की क्लास में जो गिवन होता था, क्लोजिंग स्टॉक इज 42। क्लियर? इट इंक्लूड्स एन इन्वेंट्री। इसमें एक मसला है, चलो वो देख लेते हैं, वो कोई और मसला है। इसमें एक मसला है कि इन्वेंट्री है एक 10 मिलियन वाली, उसकी एनआरवी 8 रह गई है। इसमें मसला है कि एक स्टॉक है 10 वाला, उसकी इट इंक्लूड्स इन्वेंट्री कॉस्टिंग 10, कॉस्ट पे पड़ा हुआ है, और एनआरवी कितनी है जी? लोअर क्या है? आना किस पे चाहिए? पड़ा किस पे हुआ है? कितना नुकसान है एनआरवी का? 2 का नुकसान। अब 2 का नुकसान एनआरवी का रिकॉर्ड करना है मैंने, तो 2 का नुकसान एनआरवी का रिकॉर्ड करने का सिंपल सा तरीका, आप स्टॉक में से क्या कर दें? -2 एनआरवी। तो इस तरह एनआरवी लॉस रिकॉर्ड होता है। एनआरवी लॉस रिकॉर्ड करना बड़ा सिंपल है। क्लोजिंग स्टॉक में से एनआरवी लॉस माइनस कर दें और बैलेंस शीट में इन्वेंट्री में से एनआरवी लॉस माइनस कर दें। ओके, सेल कितनी आ गई जी? 445। और क्लोजिंग स्टॉक 62.5। जी, कॉस्ट ऑफ सेल 152.1 और जीपी 293.3, 39, 62.5। अगला ट्रायल देखें। ट्रायल GRN 30/2015, कंपनी YIL, सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, डेटर्स, स्टॉक है। व्हाट इज दिस? What is this? What is this 42? This is, it is appearing on the face of trial. Why cost of sale नजर आ रही है? इसका मतलब है कॉस्ट ऑफ सेल माइनस हो चुकी है, सब हो चुका है, कॉस्ट ऑफ सेल नजर आ रही है। तो इट इज, तो ये दो तरीके हैं ट्रायल देने के। मैंने आपको बताया था 2 तरीके हैं ट्रायल देने के। अच्छा, एडजस्टमेंट्स मैंने वही रखी है नीचे। सेल में 27 मिलियन का मसला है जो कि डाउटफुल सेल है, अभी अगले साल तक वापस आ सकती है। और नीचे आए .2, क्लोजिंग स्टॉक इंक्लूड इन्वेंट्री कॉस्टिंग 10, इट्स एनआरवी इज 8। अब अदर इंफॉर्मेशन में 42 नहीं है। ये बात आपको पहले दिन बताई थी फाइनल अकाउंट के, कि क्लोजिंग स्टॉक अदर इंफॉर्मेशन में नहीं आएगा जब कॉस्ट ऑफ सेल गिवन होगी, और जब परचेजेस गिवन होंगी तब अदर इंफॉर्मेशन में आएगा। अच्छा जी, अब आपने एक चीज पढ़ी हुई इंट्रो की क्लास में कि ट्रायल वाली फिगर्स की सिंगल एंट्री होती है और अदर इंफॉर्मेशन वाली फिगर्स की डबल एंट्री होती है। ओके, लेट्स स्टार्ट। सेल लेस, अच्छा मेरे पास जगह नहीं है, मैं इधर कर देता हूं, और इधर डेटर इन्वेंट्री। अच्छा, ये इतना स्क्वीज क्यों हो गया प्रॉफिट एंड लॉस? क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल सवाल में गिवन है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस स्क्वीज हो गया। चलें जी, पहले ट्रायल का डेटा उठा लें। 470
2.4 और कॉस्ट ऑफ सेल 2.6, डेटर और इन्वेंट्री 42। मैंने कहा था ये पेज आपने खुद करके आना है। कितने लोगों ने खुद कर लिया था और उनको बात समझ भी आ गई थी? गुड। सेल में एक ऐसी, उर्दू में बात करता हूं मैं, सेल में एक ऐसी सेल पड़ी है जो अगले साल वापस आ सकती है। जी भाई बताएं, डालना चाहिए? रिवर्स कर दें, एंट्री बोलें। कैसे मुझे पता चला अगर पड़ी है? इंक्लूड। कैसे पता चला कंफर्म नहीं है? एक्सपायरी डेट इज अगला साल, तो इसका मतलब है 30 जून को ये सेल अभी तक कंफर्म नहीं हुई। जी कराएं जी। सेल डेबिट, डेटर, क्रेडिट। अगला काम क्या करना है? अगला काम ये करना है कि ये स्टॉक हमारे फिजिकल काउंट में आया होगा या अकाउंटेंट को भूल गया होगा, क्योंकि हमारा स्टॉक किसी और के पास पड़ा हुआ है। तो वो फिगर जरा निकालें, 27 डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाइड बाय 100, 22.5। इसका क्या करूं? देखें इधर, 22.5 क्लोजिंग स्टॉक में क्या कर दूं? क्लोजिंग स्टॉक तो वहां नजर नहीं आ रहा। अब मैंने आपको था जर्नल एंट्री कर लीजिएगा, जर्नल एंट्री कर लीजिएगा, आसान हो जाएगा। स्टॉक क्रेडिट, तो दूसरा फैक्ट, क्रेडिट नहीं डेबिट सॉरी, स्टॉक डेबिट, तो दूसरा फैक्ट कॉस्ट ऑफ सेल, दूसरा फैक्ट कॉस्ट ऑफ सेल। ऑटोमेटिकली, ज्यादा सोचने का टाइम नहीं होता पेपर में। एंट्री की एक साइड सोच लीजिएगा, दूसरी साइड कॉस्ट ऑफ सेल में फेंक दीजिएगा। जी बोले। स्टॉक डेबिट, ये तो सोचना है, इसके पीछे तो लॉजिक है कि हमारे प्रेमिसेस में सिर्फ हमारा ही पड़ा हुआ था, जो हमारा जो दूसरों के पास पड़ा हुआ था वो अब ऐड करना है। स्टॉक डेबिट, वो तो इधर भी किया ना, ये 22 स्टॉक डेबिट। तो फिर इधर क्या कर दो? कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट। ये आपको मैथमेटिकली दिखाया भी था कैसे होता है। नेक्स्ट जी, इन्वेंट्री की कॉस्ट कितनी है? 10, जिसमें मसला है 42 मिलियन सब में मसला है या 42 में से 10 वाली में मसला है? सोचे 42 मिलियन सब में मसला है या 42 में से 10 वाली में मसला है? 10 वाली में मसला है। और 10 वाली में क्या मसला है कि उस पे एनआरवी लॉस रिकॉर्ड, उसको एनआरवी पे लाना है। पड़ी किस पे हुई है? कॉस्ट पे। उसको लाना किस पे है? कितने में से माइनस करना है? 2 से माइनस करना है, 2 से माइनस करना है, ताकि वो किस पे आ जाए। ठीक है, इसके 2 तरीके होते हैं, वैसे किताबों में 2 तरीके लिखे हुए हैं। एक ये भी होता है -10 + 8, पड़ा किस पे हुआ है? कॉस्ट पे, तो -10 कर दे। लाना किस पे है? तो +8 कर दे। या एक दूसरा तरीका जी, पड़ा किस पे हुआ है? 10 पे, लाना किस पे है? 8 पे। इसमें 10 पड़ा हुआ है, ये मान रहे हैं, उसको किस पे लाने? किससे माइनस कर दे? 2 से। तो डायरेक्ट एनआरवी लॉस से एंट्री करें, मुनासिब है। अब अगेन वही मसला आ गया, ऊपर कहां से जाएगा? ऊपर कहां से जाएगा जी? इन्वेंट्री क्रेडिट, इन्वेंट्री कम कर दें, एनआरवी पे आ गई। इन्वेंट्री क्रेडिट, लॉस आया ना, तो इन्वेंट्री क्रेडिट, तो डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल। और देखें, इन्वेंट्री का लॉस खर्चा है, खर्चा खर्चों में प्लस साइन के साथ आता है। इन्वेंट्री क्रेडिट कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, और रिजल्ट्स यही आएंगे, जीपी यही आएगा, क्योंकि डेटा सेम था। तो सफे के एंड पे जनरल एंट्रीज देखें, सेल डेबिट, डेटर क्रेडिट, इन्वेंट्री डेबिट। एक साइड सोचनी है, दूसरी साइड बैलेंसिंग कॉस्ट ऑफ सेल वाली, और आगे आए इन्वेंट्री क्रेडिट और कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट। अगर कभी पेपर में आपसे पूछ ले एनआरवी लॉस की एंट्री, तो कॉस्ट ऑफ सेल को बढ़ा देने, इन्वेंट्री को कम कर देना। ओके, चलें जी अगले सफे पे आए। आपको एबनॉर्मल लॉस भूला होगा, क्योंकि आप नॉर्मल लोग हैं, इसलिए एबनॉर्मल लॉस भूला होगा। कॉन्सेप्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस एंड एनआरवी एडजस्टमेंट। एनआरवी एडजस्टमेंट तो पिछले सफे पे कर लिया है, चलें रिवाइज हो जाएगा। एक ट्रायल आ रहा है आपके सामने, जिसमें ओपनिंग स्टॉक आ रहा है, 4 यूनिट्स 20 रुपए के खरीदे थे। मिसाल के तौर पे टूथपेस्ट है, 4 टूथपेस्ट 20 रुपए के खरीदे।
फिर 10 टूथपेस्ट और खरीदे 20 रुपए के, 14 टूथपेस्ट खरीदे, खूब इलाके वालों को कन्विंस किया, दांत साफ किया करो, 8 बिक गए, 8 टूथपेस्ट बिक गए। आगे मत जाएं, 14 माइनस 8, स्टॉक में कितने पड़े होंगे? 6। स्टॉक में कितने पड़े होंगे? 6। पहली दफा हम क्वांटिटी से खेल रहे हैं। 4 खरीदे 20 रुपए के एतबार से, 10 खरीदे 20 रुपए के एतबार से, 8 बेचे महंगे, बेचेंगे तो महंगे, 30 तो सेलिंग प्राइस है। अच्छा जी, अदर इंफॉर्मेशन, फिजिकल काउंट में पड़े कितने होने चाहिए? 6। फिजिकल काउंट रिवील्स दैट देयर वर ओनली 4 बिस्किट्स इन द क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक में सिर्फ कितने बिस्किट्स, सॉरी टूथपेस्ट नहीं, इधर बिस्किट लिखा हुआ है, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक में कितने बिस्किट पड़े हुए हैं? 4 बिस्किट पड़े हुए हैं। कॉस्ट ₹20 ईच, वो तो ऊपर भी लिखा हुआ था। 1 बिस्किट इंक्लूडेड इन क्लोजिंग स्टॉक हैज NRV ऑफ 12, उसकी NRV 12 है। एक बिस्किट कोई ले गया, मल्ले वालों ने गया, बाकी हम 12 रुपए के ले लेंगे, परेशान ना हो। 2 बिस्किट्स वर लॉस्ट, 2 बिस्किट चोरी हो गए, लिख लें। डिस्ट्रॉयड, डैमेज्ड, थेफ्ट, इसको एबनॉर्मल लॉस कहते हैं। डिस्ट्रॉयड, डैमेज्ड, थेफ्ट, फ्लड, रूड। आप पीछे पीछे सुपर आगे आगे, बाद में सुपर भी नजर नहीं आया। ओके, अर्थक्वेक में चले गए बिस्किट, 2 बिस्किट्स वर लॉस्ट। जी, फायर, आग लग गई। जी मोहतरम, मुझे बता दें पड़े कितने होने चाहिए थे? 6। पॉइंट 2 के मुताबिक कितने गायब हो गए? 2। पॉइंट 1 के मुताबिक बचे कितने फिर 2 अगर चोरी हो गए तो? 4। 4 में से किन में मसला? तो मेरे भाई एबनॉर्मल लॉस और NRV में फर्क ये है कि एबनॉर्मल लॉस वाली चीज आपके पास पड़ी ही नहीं होती और NRV लॉस वाली चीज पड़ी होती है लेकिन डैमेज या ऑब्सोलीट हो गई होती है। ये मेजर फर्क है जो FR1 में आपको बताया जाता था। एबनॉर्मल लॉस वाली चीज पड़ी ही नहीं होती और NRV लॉस वाली चीज पड़ी होती है लेकिन नॉर्मल सेल प्राइस पे बिक नहीं सकती क्योंकि उसमें कोई डैमेज होगी होती है या ऑब्सोलीट होगी होती है। कई दफा डैमेज नहीं होती लेकिन ऑब्सोलीट हो जाती है, पुरानी हो जाती है, लोग खरीदना पसंद नहीं करते। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। सॉल्यूशन क्यों देखते हैं। ओके, चलिए जी, सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल हम निकालेंगे मेरे भाई क्योंकि परचेजेस गिवन है। GP लेस एबनॉर्मल लॉस को ना अदर एक्सपेंसेस में डाल दें। नहीं, कॉस्ट ऑफ सेल में नहीं डालते, यही तो एबनॉर्मल और NRV लॉस में फर्क है। कॉस्ट ऑफ सेल में नहीं डालते, अदर एक्सपेंसेस में डाल दें। एडमिन में भी ना डालें, बेशक अदर एक्सपेंसेस में नहीं आता। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट अदर एक्सपेंसेस में डाल दें, ना सेलिंग में डालें, ना एडमिन में डालें, ना फाइनेंस में डालें, ना टैक्स में डालें, बल्कि कहां डाल दें? अदर एक्सपेंसेस में एबनॉर्मल लॉस को। अच्छा जी, चलें ट्रायल की फिगर्स पहले उठा दें मुझे। ओपनिंग स्टॉक बोले, क्वांटिटी से ना खेलें। ओपनिंग स्टॉक बोले 80 जी, परचेजेस 200, सेल्स 240। अच्छा जी, जो 2 चोरी हो गए उसकी एडजस्टमेंट देख लें। इधर देखें भाई, पहले मैं उसकी एडजस्टमेंट करा। जो 2 चोरी हो गए, जो 2 चोरी हो गए उसकी एडजस्टमेंट ये है, एक्सपेंस डेबिट, परचेज क्रेडिट। एक्सपेंस डेबिट, परचेज क्रेडिट। जी, जो 2 चोरी हुए, 2 चोरी हुए, खरीदे कितने के थे? 20 के, तो क्या आया?
40, 20 रुपए के सारे खरीदे हैं ना, तो जो 2 चोरी हुए वो परचेज में किस पे पड़े होंगे? परचेज पे। तो परचेज से बाहर निकालना है तो किस पे बाहर निकालना है? कॉस्ट पे। जी, परचेज क्रेडिट और एक्सपेंसेस डेबिट, ये जनरल एंट्री है आपके सामने इस वक्त आज एबनॉर्मल लॉस की। एक्सपेंस डेबिट, परचेज क्रेडिट। और किताबों में एक बात लिखी हुई है कि एबनॉर्मल लॉस जीपी से पहले चार्ज करने या जीपी के बाद चार्ज करने, ये एक एमसीक्यू है। एबनॉर्मल लॉस जीपी को चार्ज करने या जीपी के बाद चार्ज करने, जरा सोच के बताएं। जीपी को चार्ज होने लगा था लेकिन मैंने रोक दिया, मैंने कहा परचेज किया था, एज्यूम करो परचेज ही नहीं किया, जो चोरी हो गया बस खत्म, परचेजेस से बाहर निकालो ताकि कॉस्ट ऑफ सेल मेरी ना हिले। परचेजेस में पड़ा रहने दिया तो कॉस्ट ऑफ सेल हिल जाएगी, कॉस्ट ऑफ सेल को नहीं छेड़ना। एबनॉर्मल लॉस की एंट्री में कॉस्ट ऑफ सेल नहीं आती, परचेजेस से ही बारो बारी निकाल दो, परचेजेस ही सही कर दो आप। परचेजेस से बाहर निकाल दिया और नीचे जाके कहां फेंक दिया? एक्सपेंसेस में। आप बताएं जीपी पे कोई फर्क पड़ेगा? जीपी पे क्यों नहीं कोई फर्क पड़ेगा? सुने, इधर परचेज से निकाल दिया, सेल तो हुआ ही नहीं, तो चोरी हो गई, ना परचेज में गया ना सेल में गया, तो इट विल नॉट अफेक्ट जीपी। तो एबनॉर्मल लॉस का जीपी पे कोई असर नहीं होता, परचेज से फौरन बाहर निकाल देते हैं और कहां ले जाते हैं? एबनॉर्मल लॉस। ओके, अगली बात, कितने बिस्किट? 6 पड़े हुए थे, 6 में से कितने चोरी हो गए थे? 2, पीछे रह कितने गए थे? 4। 4 इंटू 20 इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 80। ओहो, इत्तेफाकन इसके बराबर आ गया, खैर है। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 80। उसमें एनआरवी वाला मसला है जी, एनआरवी वाला मसला सेट कर लेते हैं उसमें। कॉस्ट ऑफ ₹20 ईच, 1 बिस्किट इंक्लूडेड इन स्टॉक हैज एनआरवी ऑफ 12। जी बता दें, एक बिस्किट की एनआरवी 12 है, तो 80 में से किस में मसला है? 42 में 10 में मसला था, 42 में से किस में मसला था? 10 में। इधर 80 में से किस में मसला है? 20 में। और 20 में एक स्टॉक ऐसा है जिसकी एनआरवी कितनी है? 12। आप बता दें उसकी एनआरवी 12 है तो नुकसान कितना रिकॉर्ड करना है? 8 -8। -8 यहां हो गया, और दूसरा मैं बैलेंस शीट बना दूं, बैलेंस शीट में आके भी -8, दूसरी वो तो आपको बता दिया, दूसरा फैक्ट बैलेंस शीट पे जाएगा, 80 उसी तरह आ जाएगा। तो इट इज, बोले, एबनॉर्मल लॉस, इट इज एनआरवी एडजस्टमेंट। अच्छा, एक बात और बता दें, ये इसमें से बाहर क्यों नहीं निकालना पड़ा? एबनॉर्मल लॉस इधर से बाहर क्यों नहीं निकालना पड़ा? 4 यूनिट्स है ना, 6 से मैं चला ही नहीं, क्यों नहीं निकालना पड़ा बाहर? क्योंकि इन्वेंट्री जो क्लोजिंग होती है वो फिजिकल काउंट वाली होती है, तो फिजिकल काउंट में तो वो लॉस वाला आता ही नहीं। तो जब मैं साल के आखिर में अपनी गोदाम में पड़ी हुई चीजें गिनता हूं तो उसमें कौन सी वाली आती हैं? 1 2 3 4 जो पड़े हुए हैं। इसलिए एबनॉर्मल लॉस को यहां से बाहर निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि स्टॉक फिजिकल काउंट हुआ होगा, फिजिकल में वो आया ही नहीं होगा। तो एबनॉर्मल लॉस की एंट्री बताएं और एनआरवी का ट्रीटमेंट बताएं। एबनॉर्मल लॉस की एंट्री बताएं, परचेजेस क्रेडिट, एक्सपेंस डेबिट, और दूसरा एनआरवी लॉस में क्या करेंगे? क्लोजिंग स्टॉक को दोनों जगह से माइनस कर देंगे। जी, आई डोंट नो ये 2 सफ़े कभी टेस्ट हो ना हो, लेकिन होने का चांस है, इसलिए करवा दिए जी। नोट्स बनते हैं आज वाले। आज हमारी बड़ी मेन क्लास है और आज हमने डिस्क्लोजर्स शुरू करने हैं। आज रिपोर्टिंग की बातें होंगी, रिपोर्टिंग की। 15-16 पकड़ा देना, खुद ही बांट देते हैं, जल्दी जल्दी करें। नेक्स्ट सैटरडे को आपका टर्म टेस्ट होगा। अभी तक जो टॉपिक्स पढ़े हैं वही सारे आएंगे, इसमें क्या चीज़ छोड़नी है।
जी, हाथ खड़ा रखें जहां सफा ना मिलाओ। जी, और कहीं ना मिलाओ। एक कॉपी और चाहिए इधर 4th रो में। हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, एज पर IFRS। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमारे लिए जरूरी है लोकल लॉ को फॉलो करना। लोकल लॉ का नाम क्या है? कंपनीज एक्ट 2017। कंपनीज एक्ट के अंदर सेक्शंस हैं और चलते चलते शेड्यूल्स हैं। वो कंपनी लॉ के एंड पे हैं, वो आपके कंपनी लॉ के सिलेबस में नहीं है। उसमें 3 शेड्यूल हैं जो हमारे FR2 के सिलेबस में है, 3rd, 4th और 5th। 3rd शेड्यूल देखेंगे, टाइम बचा कल करेंगे वरना फिर किसी दिन करेंगे। अच्छा, 3 शेड्यूल्स हैं हमारे सिलेबस में, 3rd, 4th और 5th शेड्यूल। 4th शेड्यूल बताता है लिस्टेड कंपनीज के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं कि वो अपने यूजर्स को क्या क्या बताएं, और 5th शेड्यूल बताता है नॉन लिस्टेड कंपनीज के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं कि वो अपने यूजर्स को क्या क्या बताएं। लिस्टेड कंपनी की रिक्वायरमेंट्स जरा ज्यादा हैं, नॉन लिस्टेड कंपनी की रिक्वायरमेंट्स कम हैं। हम 4th और 5th शेड्यूल दोनों नहीं करेंगे, हम सिर्फ एक शेड्यूल करेंगे 4th, क्योंकि 4th में मिसाल के तौर पे 15 चीजें लिखी हुई हैं, तो 15 की 15 4th शेड्यूल में लिस्टेड कंपनीज ने यूजर को बतानी है। उन 15 में से 7-8 जो हैं वो नॉन लिस्टेड ने भी यूजर्स को बतानी है, बाकी नहीं बतानी। तो इसका मतलब है अगर 4th कर लो तो 5th ऑलरेडी कवर हो जाएगा। बस पता होना चाहिए कि 5th के अंदर कौन सी चीजें नहीं है और 4th के अंदर कौन सी चीजें हैं, क्योंकि 2-3 सवाल मैंने ये ICAP की किताब में देखे, MCQs में आए हुए थे, क्या ये चीज 4th 5th शेड्यूल दोनों में है? तो ट्रू फॉल्स में जवाब देना था आपने, यस और नो। तो इस एतबार से आज की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपने बड़ी अटेंटिवली चीजों को समझना है कि क्यों कौन सी चीजें 4th शेड्यूल में, कौन सी 5th शेड्यूल में। 4th शेड्यूल में ज्यादा चीजें हैं, 5th शेड्यूल में कम चीजें हैं, लेकिन 5th शेड्यूल में कोई ऐसी चीज नहीं है जो 4th शेड्यूल में ना हो। लेकिन 4th शेड्यूल वाली बहुत सी चीजें 5th शेड्यूल में मिसिंग भी हैं, क्योंकि नॉन लिस्टेड कंपनीज ने कोई इतना ज्यादा डाटा अपने यूजर को नहीं देना होता। कंपनीज एक्ट लेक्चर 11, ओवरऑल लेक्चर 53, कंपनीज एक्ट 2017, 4 एंड 5th शेड्यूल। जनरल रिक्वायरमेंट्स ये ना प्रॉफिट एंड लॉस की हैं ना बैलेंस शीट की हैं। प्रॉफिट एंड लॉस की रिक्वायरमेंट्स आपको पढ़ा दी थी मैंने, मैं आपको सफ़ा खुलवाऊंगा कल, जहां रॉयल्टीज आ रही थी, जहां पे एम्प्लॉयज एग्जेक्टिव की तनख्वाहें, और अब थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा, जहां डोनेशंस की अमाउंट्स आ रही थी, और एक सफ़ा भी आपको दिया था हैंड रिटन पेज। मैंने आपको जनरल रिक्वायरमेंट्स आज पढ़ाने लगा हूं। 4th और 5th शेड्यूल की P&L की रिक्वायरमेंट्स आपको पढ़ा दी है। जनरल रिक्वायरमेंट, जनरल का मतलब है ना ये बैलेंस शीट की है ना ये P&L की हैं। इससे पहले कि जनरल रिक्वायरमेंट्स पढ़ें, वो तो अगले सफ़े से शुरू होनी है, मैं ये चाहता हूं कि पहले हम देख लें 4th और 5th शेड्यूल में फर्क क्या है। ऑल लिस्टेड कंपनीज एंड देयर subsidiaries shall follow the IFRS in regard to financial statement as notified by commission। कमीशन का मतलब SECP, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ये नोट्स दे दें, पिछली रो में मिल गए नोट्स दे दें, पिछली रो। SECP अंडर सेक्शन फला फला। 5th शेड्यूल, द कंपनीज अदर देन एंड देयर सब्सिडरीज। सब्सिडरी देखेंगे कंसोलिडेशन में क्या होती है। शेल फॉलो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एज नोटिफाइड बाय कमीशन। कमीशन का मतलब SECP अंडर सेक्शन 225 ऑफ कंपनी लॉ। जनरल में पहली बात क्या लिखी हुई है, ये रिक्वायरमेंट्स IFRS के एडिशन में पाकिस्तान के कल्चर को सामने रख के बनाई गई हैं, जो मोस्ट चांस है कि IFRS ने नहीं मांगी होंगी, लेकिन हमारा लोकल लॉ चाहता है कि ये रिक्वायरमेंट्स यूजर को बताएं।
एक मिसाल देता हूं इसकी, आज ही पढ़ेंगे। हमारे नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने हैं, ये स्टैंडर्ड नहीं पूछता, ये स्टैंडर्ड में कहीं नहीं लिखा हुआ कि यूजर को बताओ हमारे नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने हैं, लेकिन पाकिस्तान का लोकल लॉ चाहता है कि यूजर को बताओ हमारे नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने हैं। तो पॉइंट 1 क्या लिखा हुआ है, ये रिक्वायरमेंट्स आईएफआरएस के अलावा हैं, आईएफआरएस भी फॉलो करना है, लोकल लॉ भी फॉलो करना है। The disclosure requirements as provided in these schedules are in addition to requirement prescribed in IFRS। थ्योरी के सवाल गौर से पढ़ा करें, अब थ्योरी इंपॉर्टेंट हो गई है जब से एमसीक्यूज आए हैं। ओके, कहते हैं इसके अलावा इधर देखें, ये और ये एक तीसरी ऑप्शन भी है आपके पास। आपको कुछ लगे कि मेरी ये इंफॉर्मेशन यूजर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी, जो आईएफआरएस में भी नहीं लिखी हुई थी, लेकिन लोकल लॉ में भी नहीं लिखी हुई थी, लेकिन आपको पता है कि मेरा ये बिजनेस डिसीजन यूजर को जब पता चलेगा वो हैरान हो जाएगा, भाई इतना बड़ा डिसीजन ले लिया कंपनी ने। अगर आपको पता चले कि यूजर्स आईएफआरएस और कंपनी लॉ के दिए हुए डाटे को सामने रख के इंफॉर्मेशन प्रॉपरली गैदर नहीं कर सकेंगे और मिसलीड हो जाएंगे, तो आप इसके अलावा एडिशनल डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स भी दे सकते हैं। कहते हैं इससे भी मैं मना नहीं कर रहा, तो अब ब्रॉडर कर स्कोप को, इनसे भी बाहर जा रहे हैं। इन एडिशन टू कुछ और भी दे सकते हैं। इन एडिशन टू इंफॉर्मेशन एक्सप्रेसली रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज्ड अंडर द एक्ट एंड दीज शेड्यूल्स, इन रिक्वायरमेंट ऑफ एक्ट एंड दीज देयर शैल बी एडेड सच इंफॉर्मेशन एज मे बी कंसिडर्ड, अगर जरूरत महसूस हो, टू इंश्योर दैट रिक्वायर्ड डिस्क्लोजर इज नॉट, ताकि ये जो रिक्वायर्ड डिस्क्लोजर है ये मिसलीड ना कर दें बंदे को, कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपने देनी है वो भी उसको दे दें। ओके, अगले सफे पे आ जाएंगे, शुरू करते हैं जनरल रिक्वायरमेंट्स। पेज 2 नहीं मैं आपको पढ़ाऊंगा, पेज 2 पढ़ के आप बोर हो जाएंगे। पेज 3 पढ़ते हैं जिसपे 7 एग्जाम्पल्स भी आ रही हैं। पेज 3, illustrative guidance, disclosure number 1 discussed on previous page. Page 2 is a part of law. Page 3 सारा हमने खुद बनाया हुआ है, पेज 3 अपनी तरफ से बनाया हुआ है मैंने। पेज 2 is a part of law, तो पेज 2 पार्ट ऑफ लॉ है, वो बाद में पढ़ेंगे। पेज 3 सारा अपनी तरफ से बनाया हुआ है। डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड, अच्छा जी, ये कंपनी शुरू हुई और उस कंपनी के अंदर कई डायरेक्टर्स हैं और वो कंपनी जो है वो लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। उसमें एक डायरेक्टर आपका दोस्त है जिसका नाम है रशीद। आप रशीद से मिलने गए, रशीद ने कहा यार इस कंपनी में 40% तो शेयर मेरा है, माशाल्लाह मैंने तो बड़ा खरीदा हुआ है। अब आपने कहा यार 2-3% शेयर मैंने भी इस कंपनी के खरीदे हैं, तो मैं तुमसे कुछ जनरल इंफॉर्मेशन चाहता हूं जो तुम अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के फेस पे डिस्क्लोज कर दोगे तो मेरे लिए डिसीजंस लेने आसान हो जाएंगे। इस बुनियाद के ऊपर आपने उससे कुछ सवाल शुरू किए और आपकी और रशीद की मीटिंग चल रही है। असल में आपने कंपनी लॉ पढ़ा हुआ है और आप चेक करना चाह रहे हैं कि जिस कंपनी के मैंने शेयर खरीदे हैं वो कंपनी उसकी रिक्वायरमेंट्स को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही। अब आप ने पहला सवाल रशीद भाई से पूछा, रशीद यार तूने प्रॉफिट एंड लॉस भी बना दिया, बैलेंस शीट भी बना दिया, यार तेरा दफ्तर किधर है, उसका पता नहीं लिखा हुआ। रशीद यार तेरी फैक्ट्री किधर है, उसका पता नहीं लिखा हुआ। पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ओ हाँ यार ये भी लिखना होता है। पहली रिक्वायरमेंट पढ़ें जी, जियोग्राफिकल लोकेशन एंड एड्रेस ऑफ ऑल बिजनेस यूनिट्स। आगे मैंने उसको इलस्ट्रेटिव फॉर्मेट में लिख दिया। पेपर में जो आपने करना है वो राइट साइड पे मैंने कर दिया है फॉर्मेट। द रजिस्टर्ड ऑफिस इज इन 4th फ्लोर G9 क्लिफ्टन कराची, हेड ऑफिस इज लोकेटेड एट शारा अमीन लाहौर। बस इस तरह आपने यूजर को बता देना है। नेक्स्ट, कहां लिखने हैं इस पे कल बात करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कहां आएगा ये। दूसरा सवाल आपने पूछा, रशीद यार वो इमूवेबल एसेट्स की डिटेल दे दे। कहता है भाई जाओ लैंड एंड बिल्डिंग नोट बना हुआ है IS 16 का, उसमें चले जाओ, तुम्हें पता चल जाएगा मेरी लैंड कितनी है, बिल्डिंग कितनी है। आपने कहा नहीं भाई मैं ये पूछ रहा हूं कहां कहां पे है बिल्डिंग, कहां कहां इमूवेबल प्रॉपर्टी, पता होना चाहिए किस इलाके के अंदर हो। पता चले उस इलाके के अंदर MQM वाले हमला कर दे, तुम लोग फारग हो जाओ। तो मुझे बताओ तो सही किस इलाके में है बिल्डिंग। अरबों की तुम्हारी सेल है, करोड़ों के तुम्हारे एसेट्स हैं और तुम बता ही नहीं रहे किस किस इलाके में तुम्हारी बिल्डिंग्स हैं।
पर्टिकुलर्स ऑफ कंपनीज इमूवेबल फिक्स्ड एसेट, और राइट साइड पे मैंने एक पब्लिश फाइनेंशियल स्टेटमेंट से लेकर राइट साइड पे ये बॉक्स आपके लिए बना दिया है, क्योंकि आप लोग घर जाके पब्लिश फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं खोल रहे जितनी दफा भी कह दें। फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर्स ऑफ कंपनीज इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड इचरा लाहौर, ठोकर लाहौर। यूजेज प्लांट साइट, इचरा में प्लांट है हमारा और ठोकर के अंदर एडमिन ऑफिस है हमारा, और 34 एकड़ जमीन हमारी लाहौर में है और 50 एकड़ जमीन हमारी ठोकर के ऊपर है। ये आपने यूजर को बताना है। अगला सवाल आपने पूछा, रशीद एक गल दस ए की है। रशीद ने कहा यार ये प्लांट है। आपने कहा नहीं एसी नहीं है, कहते नहीं ये प्लांट है। आपने कहा अच्छा इस प्लांट से क्या करते हो? कहते चीजें बनाते हो। अच्छा कितनी चीजें बना सकते हो और कितनी बनती हैं? रशीद कहते तू बड़ा हो गया माशाल्लाह, तो ये बड़े पर लग गए, बड़े टेक्निकल सवाल तूने पूछा है। कितनी चीजें बना सकते हो और कितनी बनाते हो, जरा ये तो बताओ मुझे, कैपेसिटी कितनी है तुम लोगों की? कहते हैं जहां तक फर्नीचर का ताल्लुक है ना, तो माशाल्लाह 50 यूनिट निकल सकते हैं, लेकिन हम बनाते 45 हैं। और जहां तक इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का ताल्लुक है तो 30 यूनिट निकल सकते हैं, लेकिन हम बनाते सिर्फ 15 ही हैं। आपने कहा वजह बताओ। कहते तुम्हें बता दूं? नहीं, कंपनी लॉ कहते हैं लिख के यूजर को बताओ। द वेरिएंस ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन फ्रॉम कैपेसिटी इज प्राइमरीली ऑन अकाउंट ऑफ प्रोडक्शन प्लान्ड एज पर मार्केट डिमांड। कहते हैं मार्केट में डिमांड ही नहीं है इतनी, तो अगर हम ज्यादा चीजें बना भी लेंगे तो मार्केट में डिमांड नहीं होगी। अब पेपर में हो सकता है कोई और रीजन लिखी हो, पेपर में जो रीजन लिखी होगी आपने वो एज इट इज इंग्लिश में लिख देनी है। पेपर में क्या कैसे करने ये मैंने आपको बता दिया, ये पेपर में आपने ऐसे आंसर देना है। ओके अभी इनमें से अगर कोई सवाल आया हुआ है पास पेपर का, वो हम ढूंढेंगे। नेक्स्ट, रशीद कान इधर कर। कहते रहने दे। नहीं यार कर। किन्ने नौकर ने? साढ़े। कंपनी का शेयर होल्डर है। मैंने कहा आपने भी 2% शेयर खरीदे हैं, साढ़े नौकर किन्ने ने? यार आजकल 1200 है यार, खीर होगी। नंबर ऑफ पर्संस एम्प्लॉयड, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एज एट 31 दिसंबर इज 1200। इसमें एवरेज भी दे सकते हैं आप, अगर पेपर में एवरेज दिए हुए तो एवरेज दे दीजिएगा। एवरेज मीन साल के शुरू में आए एंड पे गए, उसको एवरेज लेके दे सकते हैं। जागते रहना भाइयों। ओके नेक्स्ट, नेम ऑफ एसोसिएटेड कंपनीज और रिलेटेड पार्टीज। ये कौन सी होती है एसोसिएटेड कंपनीज रिलेटेड पार्टीज? जिसमें आपने शेयर खरीदे होते हैं, जिसमें आपने शेयर खरीदे होते हैं। ये कौन सी कंपनीज होती हैं? एसोसिएटेड कंपनीज और रिलेटेड पार्टीज अलॉन्ग विद द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप। रिलेशनशिप की बेसिस ये नहीं होगी ये चाचे का पुत्र है, ये कंपनी मामू की बेटा है, नहीं। डिटेल्स ऑफ रिलेटेड पार्टीज, ये आईसीआई की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कल मैं देख रहा था, उसमें दी हुई थी 2 कंपनीज। आईसीआई ने भी आगे कंपनीज बनाई हुई हैं। एक का नाम है आईसीआई पाकिस्तान पावर जनरल लिमिटेड। बेसिस ऑफ रिलेशनशिप क्या है? होली ओन्ड सब्सिडरी, 100% शेयर हमने खरीदे हुए हैं। ये बेसिस ऑफ रिलेशनशिप है, सारे शेयर उसके हमने खरीदे हुए हैं। ये आईसीआई ने आगे कंपनीज बनाई हुई हैं। नेक्स्ट, और आईसीआई ने एक और कंपनी बनाई हुई है आईसीआई पाकिस्तान लिक्विड लिमिटेड। ये लिक्विड उसमें बनाते हैं। ये एसोसिएटेड कंपनी है। एसोसिएटेड कंपनी की डेफिनेशन हम पढ़ेंगे, एसोसिएट्स से पढ़ेंगे कि उसमें 20% से ऊपर हमने शेयर खरीदे होते हैं, लेकिन 50 से कम। चलें उसको छोड़ें जी। जनरल रिक्वायरमेंट्स हमारी खत्म हुई, जबानी याद करें कौन कौन सी हैं? ज्योग्राफिकल लोकेशन एंड एड्रेस। नंबर 2, कंपनी के इमूवेबल एसेट्स कौन से हैं और कहां कहां हैं और कितने एकड़ पे हैं। 3, प्रोड्यूस कितने कर सकते थे और कितना प्रोड्यूस किया, एम्प्लॉइज कितने हैं, और हमने आगे किन किन कंपनीज के शेयर खरीदे हुए हैं, हमने आगे किन किन कंपनीज के शेयर खरीदे हुए हैं। अच्छा, पॉइंट 5 के साथ लिखें लेफ्ट पे लोकल इन्वेस्टमेंट। पॉइंट 5 के साथ लेफ्ट पे लिख लें लोकल इन्वेस्टमेंट। अच्छा भाई, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है। पॉइंट 5 के साथ लेफ्ट पे लिख लें लोकल इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है। क्या मतलब? हम बाहर की कंपनीज के शेयर भी खरीद सकते हैं। अगर हम बाहर की कंपनीज के शेयर खरीदें तो भाई फिर हम मारे जाएंगे। फिर हमने यूजर को 6 बातें बतानी है। कितनी बातें बतानी है? अगर बाहर की कंपनीज के शेयर खरीदें, यूजर को 6 बातें बतानी है। पढ़ना शुरू करें। नोट 37, सब्सिडरीज एंड एसोसिएटेड कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड
पाकिस्तान। सब्सिडरी लिख लें क्या होती है, जिसमें 50 से ऊपर शेयर खरीदे हों, और एसोसिएट होती है जिसमें 20 से 50% शेयर खरीदे हों। सब्सिडरी होती है जिसमें नीचे वो गलती है, मैं सही करा देता हूं। सब्सिडरी होती है जिसमें हमने 50 से ऊपर शेयर खरीदे हों, और एसोसिएट होती है जिसमें हमने 20 से 50% शेयर खरीदे हों। इन सबकी अकाउंटिंग हमारे सिलेबस में है कंसोलिडेशन के टॉपिक के अंदर। ओके, सब्सिडरीज एंड एसोसिएटेड कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पा, वो लोकल वाली ऊपर है, जो आउटसाइड पाकिस्तान में, उसमें यूजर को 6 बातें बतानी है। ये 6 बातें जिस तरह पेपर में आपने आंसर में शो करनी है उस तरह दे दी गई हैं। नेम एंड कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन, नेम एरोमन लिमिटेड नेम है और ये बनी जर्मनी में है। एक और हमारी कंपनी है जिनका नाम है चैंटलर पैकेजेस इनकॉर्पोरेशन, ये पैकेजेस की कंपनी है, पैकेजेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ये फिगर उठाई थी, और ये कंपनी कनाडा में है। बेसिस ऑफ एसोसिएशन सब्सिडरी और दूसरी एसोसिएट है। इफेक्टिव परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग 100%, 65 को काट के 35 कर दें, ये एरर है 35। नेम ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव, बाहर के मुल्क में चीफ एग्जीक्यूटिव आमिर अमीन है और कनाडा में चीफ एग्जीक्यूटिव रॉय जी फर्गूसन है। अच्छा, ऑपरेशनल स्टेटस, ऑपरेशनल, और दूसरी बंद हो गई है, नहीं, दोनों ऑपरेशनल है। ऑपरेशनल स्टेटस दोनों ऑपरेशनल है, दोनों चल रही हैं अभी, कोई बंद नहीं हुई। एंड 6, ऑडिटर्स ओपिनियन ऑन लेटेस्ट अवेलेबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑडिटर ने क्या राय कायम की है उनके बारे में पिछले साल, अनमोडिफाई, ऑडिटर ने अपनी राय बदली नहीं, कहते सब सही जा रहा है। ये ऑडिट पढ़े होंगे लोग, शायद उनको पता होगा अनमोडिफाइड का। जो ऑडिट नहीं पढ़े वो बस एज इट इज, जो लफ्ज लिखा हुआ पेपर में यहां लिख दीजिएगा। ऑडिटर ने अपनी राय कोई नहीं बदली, कहते हैं बड़े अच्छे लोग हैं सारे, कोई मसला नहीं। अनमोडिफाइड का मतलब गुड होता है, शायद सब जबरदस्त जा रहा है। तो ये किन किन इन्वेस्टमेंट्स के बारे में आपने देने, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। अच्छा, इसी सफे पर रहें और ब्रॉड हेडिंग्स पढ़ें। डिस्क्लोजर नंबर 1 डिस्कस्ड ऑन, ये मैंने आपसे कर लिया, दरमियान में आए। डिस्क्लोजर नंबर 2 डिस्कस्ड ऑन प्रीवियस पेज, लेकिन ये कौन सी इन्वेस्टमेंट्स थी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, ये हमारी कवर हो गई। लेकिन अनलकीली पिछले सफे पर 2 डिस्क्लोजर नहीं है, पिछले सफे पर 9 डिस्क्लोजर्स हैं। पिछले सफे पर उन 9 में से कौन कौन सा हमने पढ़ लिया है, पहला और दूसरा। बाकी 3 से 9 की एग्जाम्पल मैंने आपको नहीं दी क्योंकि टाइम लग जाना था। आपको बता देता हूं, एज इट इज डाटा बनेगा तो आप लिख लें पेज नंबर 2 पे आके 1 और 2 के लिए एग्जाम्पल इज गिवन, लेकिन 3 से 9 की एग्जाम्पल गिवन नहीं है। 1 और 2 की एग्जाम्पल गिवन है, वो अगले सफे पे है। पेपर में कैसे करना है वो अगले सफे पे आपको बता दिया। पेज नंबर 2 पे आए, 1 के साथ लिखें, पेज नंबर 2, ये देखें ना, पेज नंबर 2 1 के साथ लिखें एग्जाम्पल ऑन नेक्स्ट पेज, 2 के साथ लिखें एग्जाम्पल ऑन नेक्स्ट पेज, लेकिन 3 से 9 तक अगले सफे पे कोई एग्जाम्पल नहीं है इसकी। अच्छा भाई, जनरल इंफॉर्मेशन में हमने क्या क्या पढ़ा है, रिवाइज करते हैं। पेज 2 पे आ जाए। जियोग्राफिकल लोकेशन बतानी थी, पर्टिकुलर्स ऑफ कैपेसिटी ऑफ प्लांट बतानी थी, नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड बताने थे, और नेम ऑफ और उनके साथ हमारा रिश्ता क्या है ये बताना था। इसमें एक डिस्क्लोजर 5th शेड्यूल नहीं मांगता, वो बता दें कौन सा है। इमूवेबल फिक्स्ड एसेट वाला डिस्क्लोजर 5th शेड्यूल नहीं मांगता, बाकी 4th शेड्यूल ये 5 मांगता है, 5th शेड्यूल एक डिस्क्लोजर नहीं मांगता। नेक्स्ट, इन रिस्पेक्ट ऑफ एसोसिएटेड कंपनीज, सब्सिडरीज, जॉइंट वेंचर्स, ये एसोसिएटेड कंपनी क्या होती है, जिसमें 20 या अच्छा, सब्सिडरी क्या होती है, जिसमें हमने जॉइंट वेंचर आपके सिलेबस में नहीं है। जॉइंट वेंचर ये होता है कि कोई 2 कंपनीज मिलके किसी तीसरी कंपनी को इस तरह ओन करें कि वो 50 से ऊपर निकल जाए, यानी 2 कंपनीज आपस में मिलके उसको जॉइंट कंट्रोल कर लें, इकट्ठे कंट्रोल कर लें। छोड़े परे जॉइंट वेंचर क्या होता है। अच्छा, होल्डिंग कंपनी क्या होती है, हमने जिसको खरीदा हुआ है या जिसने हमें खरीदा हुआ है, हमने जिसको खरीदा हुआ है उसे सब्सिडरी कहते हैं या एसोसिएट,
और जिसने हमें खरीदा हुआ उसे क्या कहेंगे? होल्डिंग कंपनी। ही इज होल्डिंग अस। बहरहाल ये सारी बातें कंसोलिडेशन में पढ़ेंगे। इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान शेल बी डिस्क्लोज्ड। नेम ऑफ अंडरटेकिंग, रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, बेसिस, एग्रीगेट परसेंटेज, नेम ऑफ सीईओ, ऑपरेशनल स्टेटस, ऑडिटर ओपिनियन ऑन लॉस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये सारा मैंने आपको पढ़ा दिया है, लेकिन वी आर वेरी लकी कि 5th शेड्यूल के अंदर सिर्फ एक ही रिक्वायरमेंट है। 2 से लेके 6 वाले रिक्वायरमेंट 5th शेड्यूल में नहीं है। यानी 5th शेड्यूल में बेसिस ऑफ एसोसिएशन नहीं बतानी, एग्रीगेट परसेंटेज नहीं बतानी, नेम ऑफ सीईओ नहीं बताना, ऑपरेशनल स्टेटस नहीं बताना, ऑडिटर रिपोर्ट के बारे में नहीं बताना। 3 से 9 आर एंटायरली न्यू फॉर यू। एंड द मीटिंग वाज गोइंग ऑन इजलाल एंड यू आस्क्ड रशीद, यार वो तूने सुने लोन लेने गया था और बैंक से बात हो रही थी लोन लेने की, वो इजाजत है अभी तक लोन लेने की? कहते हाँ इजाजत है लेकिन अभी लिया नहीं। भाई ऐसा लोन बैलेंस शीट में नजर नहीं आता, क्योंकि कैश डेबिट लोन क्रेडिट एंट्री नहीं हुई। इस लोन को कहते हैं क्रेडिट अवेल्ड। नो, क्रेडिट अवेल्ड का मतलब है लोन ले लिया, और क्रेडिट फैसिलिटी का मतलब है लोन ले सकते हैं, बात चल रही है बैंक से, जब जरूरत पड़ी ले भी लेंगे। तो यूजर को बता दें एक बैंक से बात चल रही है, क्योंकि बहुत मेजर इंफॉर्मेशन है ये। एक बैंक से बात चल रही है, लोन लेने की लिया नहीं है, इसलिए बैलेंस शीट में नजर नहीं आ रहा, लेकिन लेने का प्रोग्राम है। जनरल नेचर ऑफ एनी क्रेडिट फैसिलिटीज अवेलेबल टू कंपनी अदर देन ट्रेड क्रेडिट। उधार पे चीजें लेने का प्रोग्राम है, ये बताने की जरूरत नहीं है। अदर देन ट्रेड क्रेडिट अवेलेबल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, उसकी बात नहीं बतानी यूजर को। लेकिन कॉमे वाली बात छोड़ें, शुरू से मिला के पढ़ें। जनरल नेचर ऑफ एनी क्रेडिट फैसिलिटीज अवेलेबल टू कंपनी एंड नॉट अवेल्ड एट द डेट ऑफ बैलेंस शीट। यूजर को बताएं लोन लेने गए थे, लेकिन अभी जो है वो प्रोसेसिंग चल गई है सारी, अभी लिया नहीं है, लेकिन फैसिलिटी हमारे पास मौजूद है, कभी भी जाके ले सकते हैं। इसको ब्रैकेट में कर दें, अदर देन से लेके बिजनेस तक। किसी से उधार पे चीजें खरीदने का प्रोग्राम है, ये यूजर को ना बताएं, लेकिन बैंक से लोन लेने का प्रोग्राम है, ये यूजर को बता दें। पॉइंट 4, अच्छा हमें कोई पेनल्टी इस साल पड़ी, कोई 10-15 मिलियन की टैक्स वालों ने डाली, कोई 8-10 मिलियन की सेल्स टैक्स वालों ने डाल दी पेनल्टी। कस्टम ड्यूटी, हमारा सामान पड़ा हुआ था सी पोर्ट पे, कोई 15 मिलियन की पेनल्टी उधर पड़ गई। ये मेजर इंफॉर्मेशन है, ये भी यूजर को बतानी है, ठीक है। वैसे पेनल्टी आमतौर पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, प्रॉफिट एंड लॉस में, सब नोट में नजर आ रही होती है। ना नजर आ रही हो तो कहीं भी लिख के बता दें यूजर को कि हमें इस साल इतनी डस्ट पड़ी है। पॉइंट नंबर 5, समरी ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स दैट हैव अफेक्टेड द कंपनीज फाइनेंशियल पोजीशन एंड परफॉर्मेंस। मिसाल दें इसकी, कोई सिग्निफिकेंट इवेंट बताएं इस साल हुआ हो जिसकी वजह से हमारी परफॉर्मेंस पे या बढ़ गई हो या कम हो गई हो। फायर भाई, इस दफा आग लगी जिसकी वजह से हमारी परफॉर्मेंस बहुत डाउन है, तो पिछले साल से हमारा प्रॉफिट कंपेयर ना करो। तो सिग्निफिकेंट अगर कोई इवेंट है इस साल तो वो बता दें आप। पॉइंट 6 में आपको उर्दू में समझा देता हूं। पॉइंट 6 ये है कि आपकी कंपनी है और उस कंपनी का प्रोग्राम है शेयर्स इशू करके, या चलें इक्विटी इशू करके, इक्विटी के डेट इंस्ट्रूमेंट्स इशू करके लोन लेना चाह रही है। कंपनी लोन लेना चाह रही है या शेयर इशू करना चाह रही है, तो यू नो के प्रोस्पेक्टस में कंपनी उसका मकसद बताती है कि मैंने ये लोन क्यों लिया है और मैंने ये शेयर कैपिटल क्यों रेज किया और इसका मकसद क्या है। ये भी बताएं यूजर को, और ये भी बता दें कि मैंने अगर पैसे इकट्ठे करने का प्रोग्राम है तो उनमें से जो प्लान्स हैं वो कितने पूरे हो गए हैं और उसमें से कितने पूरे हो रहे हैं। इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशूड आफ्टर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। पब्लिक ऑफरिंग क्या होती है? जब आप आम लोगों से पैसे लेते हैं। इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशूड आफ्टर इनिशियल और सेकेंडरी, पहली दफा या दूसरी दफा। इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशूड आफ्टर पब्लिक ऑफरिंग ऑफ सिक्योरिटीज और डेट इंस्ट्रूमेंट्स, इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान के अरबों रुपए आ रहा है, कहां जाएगा बताएं, किसके कहां इन्वेस्ट करेंगे। एज डिस्क्लोज्ड इन प्रोस्पेक्टस, जैसे कि आपने प्रोस्पेक्टस में बताया था कि मुझे पैसा चाहिए, ये जाएगा कहां, कब तक बताते रहे। फॉर यूटिलाइज प्रोस्पेक्टस ऑफरिंग डॉक्यूमेंट फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोसीड्स रेज्ड टिल फुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ सच प्लान, तब तक बताते नहीं जब तक वो प्लान पूरा ना हो जाए। आपने पैसा ले लिया, पहले साल प्लांट नहीं खरीद सके,
यूजर को बताएं प्लांट खरीद रहे हैं, पैसा ले लिया प्लांट के लिए, दूसरे साल भी किसी वजह से गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया, प्लांट नहीं मंगवा सके, यूजर को बताएं भाई वो प्लांट आ रहा है, तीसरे साल प्लांट लग गया, यूजर को बताएं प्लांट लग गया, अब चौथे साल से डिस्क्लोजर बंद हो जाएगा, क्योंकि जो पैसा लिया था उसका मकसद पूरा हो गया। अगर आप यूजर से पैसा लें किसी मकसद के लिए, यूजर को कब तक बताते रहें कि ये पैसा हमने इस मकसद के लिए लिया हुआ है, जब तक वो मकसद पूरा ना हो जाए। अंडरलाइन करें आखिरी लाइन, टिल फुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ सच प्लान्स। ओके, पॉइंट 7 भाई, पॉइंट 2 और 7 ना ऑलमोस्ट सेम है, 2 और 7 में थोड़ा सा फर्क है। 2 में हमने किसी के शेयर खरीदे हुए हैं, 7 में हम किसी को लोन भी दे सकते हैं। पढ़ें 7, 2 में लिख लें जाके, वी हैव बॉट शेयर्स इन फॉरेन कंट्री, 2 में जाके लिख लें वी हैव बॉट शेयर्स इन फॉरेन कंट्री। 7 में आए, वी हैव बॉट शेयर्स और प्रोवाइडेड लोन, वी हैव बॉट शेयर्स और प्रोवाइडेड लोन इन फॉरेन कंट्री, इन फॉरेन कंट्री। We have provided loan और bought shares in foreign company। और 2 में क्या था? Bought shares in foreign company। चलें जी 7 पढ़ें। In cases where company has given loans or advances or has made investments, दोनों बातें आ गई। कंपनी हैज गिवन बाहर के मुल्क में दिए लोन, हैज गिवन लोन्स और एडवांसेस और हैज मेड इन्वेस्टमेंट्स इन फॉरेन कंपनीज। एंट्री लिख लें, लोन रिसीवेबल डेबिट कैश क्रेडिट, बाहर के मुल्क में लोन दिए हैं, लोन रिसीवेबल डेबिट कैश क्रेडिट। और अगर बाहर के मुल्क में शेयर खरीदे हैं, इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट। तो यूजर को भाई आपने 8 बातें बतानी है। ये 8 तकरीबन जो पिछले पॉइंट 2 में 6 है ना, कुछ उनसे मिलती जुलती हैं। यूजर को 8 बातें बतानी है। मिसाल के तौर पे एक कंपनी है बाहर के मुल्क में, उसने आपसे लोन मांग लिया और आपने उसको 5 अरब का लोन दे दिया। यूजर को आप 8 बातें बताएं, यूजर को 8 बातें बताएं। पहली बात, नेम ऑफ कंपनी, किसको आपने लोन दिया है। नंबर 2, नेम एंड एड्रेस ऑफ बेनिफिशियल ओनर ऑफ इन्वेस्टी कंपनी, जिसमें आपने शेयर्स खरीदे हैं जिस कंपनी में, उसका ओनर मेन कौन है जो उससे फायदा उठा रहा है। तीसरा, अमाउंट ऑफ लोन आप उधार दिया है या अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगर आपने शेयर खरीदे हैं कितने के शेयर खरीदे हैं, उसको लोकल करेंसी में भी बताने और फॉरेन करेंसी में अमाउंट अलग अलग बतानी है। लोकल करेंसी में लेटेस्ट रेट पे कन्वर्ट करके बता देंगे और फॉरेन करेंसी में भी अमाउंट बताएंगे। टर्म्स एंड कंडीशन, 4 साल के लिए 5 साल के लिए दिया है। पॉइंट 5, अमाउंट ऑफ रिटर्न, शेयर्स पे डिविडेंड आएगा और लोन पर इंटरेस्ट आएगा, कितना इंटरेस्ट हमें मिल रहा है। पॉइंट 6, डिटेल्स, इसकी एंट्री क्या होगी पॉइंट 5 की, कैश डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, कैश डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, लोन कितना दिया है और कितना इंटरेस्ट मिल रहा है। भाई आ गया हूं। नेक्स्ट, डिटेल्स ऑफ लिटिगेशन अगेंस्ट द इन्वेस्टी कंपनी इन फॉरेन जुरिस्डिक्शन, जिस कंपनी के हमने बाहर के मुल्क में शेयर खरीदे हुए, क्या उस पे कोर्ट में केस तो नहीं हो गया और वो कंपनी खुद ही तो डिफॉल्ट नहीं करने लगी कि हमारा भी लोन लेके भाग जाए या हमारा भी इन्वेस्टमेंट लेके भाग जाए। एनी डिफॉल्ट रिलेटिंग टू फॉरेन लोन, और उस कंपनी ने आप कोई लोन मार लिया है, अगर 2-3 साल हो गए लोन दिए हुए, अगर लोन मार लिया तो ये भी बताएं बाहर की कंपनी आपके साथ कितना हैंड करा के गई है। और आखिरी बात, गेन और लॉस इन केस ऑफ डिस्पोजल ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इसकी एंट्री कर लें, गेन और लॉस इन केस ऑफ फॉरेन। अच्छा, बाहर के मुल्क में शेयर बेचे, एंट्री क्या होगी, कैश डेबिट
इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, उल्टी कर देना एंट्री जो शेयर खरीदने की थी, और बैलेंसिंग P&L निकाल दें, कैश डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट और बैलेंसिंग P&L। अगर गेन है तो क्रेडिट साइड पे, लॉस है तो डेबिट साइड पे। ये डिस्क्लोजर्स किस लिए देने हैं? अच्छा, ये मैंने काफी कोशिश की कि पॉइंट 2 और 7 के अलग अलग डिस्क्लोजर मिले पब्लिश फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, वो नहीं मिले। असल में 2 और 7 बात ये कर रहे हैं, तो कंपनीज ना इकट्ठे ही डिस्क्लोजर दे देती हैं 2 और 7 के। 2 और 7 बात ये कर रहे हैं, 2 में क्या कह रहे हैं, बाहर के मुल्क में क्या खरीद रहे हैं, शेयर खरीद रहे हैं। अच्छा, अगर बाहर के मुल्क में शेयर खरीदे तो फिर इसका मतलब है 8 जमा 6 14 रिक्वायरमेंट्स बन जाती हैं, लेकिन एक दो कॉमन भी है, नाम वगैरह वो छोड़। अगर बाहर के मुल्क में शेयर खरीदें तो 14 रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या 8 ये वाली और 6, लेकिन अगर बाहर के मुल्क में लोन दें तो बताएं, एक्सेलेंट, तो 8 रिक्वायरमेंट है। बाहर के मुल्क में शेयर खरीदें तो 14 रिक्वायरमेंट है, नीचे वाली 8 ऊपर वाली 6, और अगर बाहर के मुल्क में ओके। ये आई कि अपने इस दफा अपनी किताब में ऐड किया, पिछले साल नहीं था। पॉइंट 8, इन केसेस, कहते हैं आपको पता हो पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, इन केसेस वेयर कंपनी हैज मेड एक्सपोर्ट सेल, अगर कंपनी एक्सपोर्ट सेल कर रही है, डिस्क्लोजर्स आर रिक्वायर्ड टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग ट्रेड डेट। आउटस्टैंडिंग क्या मतलब, वो डेटर जो दे गए हैं या जिन्होंने देने हैं, डेटर की अमाउंट बता दें कि एक्सपोर्ट सेल की थी 6 मिलियन की, उसमें से 2 मिलियन के डेटर हैं, उन्होंने भी पैसे देने हैं। 9 तो बिल्कुल आपके लिए रेलेवेंट नहीं है। शरिया कंप्लाइंट कंपनीज, जो कंपनी दावा करती हैं कि हम इस्लामी असूलों के मुताबिक तिजारत कर रहे हैं, शरिया कंप्लाइंट कंपनीज शेल डिस्क्लोज शरिया कंप्लाइंट लोन, वो बताएं कि हमने एमसीबी से लोन नहीं लिया हुआ, सिर्फ मीजान बैंक से लिया हुआ है। शेल डिस्क्लोज शरिया कंप्लाइंट लोन्स, शरिया कंप्लाइंस एडवांसेस, बैंक डिपॉजिट भी हमने एमसीबी में नहीं रखवाया हुआ, वो भी मीजान बैंक में रखवाया हुआ है। बैंक बैलेंसेस कहां पड़े हुए हैं, प्रॉफिट रेवेन्यू हमें कहां से आ रहा है, कैसे शरीयत के मुताबिक है, गेन कहां से आ रहा है, लॉस कहां से आ रहा है, डिविडेंड कितना कमा रहे हैं। तो ये शरिया कंप्लाइंट कंपनीज के लिए खास है, जनरल बात नहीं है। इसमें एक 10वां भी है, वो आईकैप की किताब में है, लेकिन कल मैं देख रहा था लॉ में डिलीट हो गया है, तो भी आईकैप को ईमेल कर दी जाएगी, फिर मैं आपको बता दूंगा। 10वां लिख के जगह छोड़ दें। ओके जी, जनरल इंफॉर्मेशन रिवाइज कर लें। एक तो जनरल इंफॉर्मेशन है, नंबर 2 बाहर के मुल्क में अगर शेयर खरीदे, नंबर 3 आपने लोन की फैसिलिटी ले ली है लेकिन अभी लोन लिया नहीं, नंबर 4 आपने क्या पे किया, पेनल्टी, नंबर 5 सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, नंबर 6 अगर नहीं इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान नहीं, प्लान्स नहीं, जो आपने सरमाया इकट्ठा किया है जिस मकसद के लिए, वो मकसद जब तक पूरा ना हो तब तक बताते रहें, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स और फॉरेन लोन्स, पॉइंट 7। और पॉइंट 8 जो है, अगर आप एक्सपोर्ट सेल कर रहे हैं तो एक्सपोर्ट सेल अलग से बताते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, लेकिन जो उसके डेटर है वो भी अलग से बताने होते हैं कि एक्सपोर्ट वाले डेटर कितने हैं। ओके आ जाए आखिरी 2 सफों पे। कंपनीज एक्ट 2017 4th and 5th शेड्यूल, रिक्वायरमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, पेज 4। क्या मतलब, ये क्या है, पहले क्या पढ़े थे, अब क्या पढ़ना शुरू करने लगे हैं? पिछले कौन सी रिक्वायरमेंट थी, जनरल, ये किसकी रिक्वायरमेंट्स है, फाइनेंशियल पोजीशन। बैलेंस शीट बनाते हुए यूजर को ये बातें जरूर बताएं। ये कौन चाह रहा है, 4th and 5th शेड्यूल। 4th 5th शेड्यूल से मुराद क्या है, कंपनी लॉ। अच्छा, आपको पता है कुछ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट स्टैंडर्ड की भी होती हैं, उसकी मैं मिसालें दे दूं। लीज में मैच्योरिटी एनालिसिस बना के दें, रिकॉन्सिलेशन बना के दें, जनरल डिस्क्रिप्शन बताएं लीज की,
ये किसकी रिक्वायरमेंट है? ये स्टैंडर्ड की है, ये स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है। नोट बनाएं IAS 12 में, उसकी रिकॉन्सिलेशन बनाएं, टैक्स की रिकॉन्सिलेशन PBT से शुरू करें। ये किसकी रिक्वायरमेंट है? IFRS की। अगर फिक्स्ड एसेट रीवैल्यू कराएं तो वैल्यूअर का नाम बताएं। ये रिक्वायरमेंट IFRS की है, ये रिक्वायरमेंट IFRS की है। तो कुछ रिक्वायरमेंट्स हमने पढ़ी हैं अभी तक काफी रिक्वायरमेंट्स हम पढ़ चुके हैं। डिस्क्लोजर्स हर टॉपिक में हमने बनाए हैं। वो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स किसकी हैं? IFRS की। और अब किसकी पढ़ रहे हैं? कंपनी लॉ की। कंपनीज एक्ट 2017 4th and 5th शेड्यूल, रिक्वायरमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ये इस सफे पे मैंने जानबूझ के 4th and 5th का कॉलम लगाया, क्योंकि इस सफे पे सिर्फ एक जगह पे पॉइंट 4 में 4 के 1 में एक चीज है जो 5th शेड्यूल नहीं मांगता, बाकी सारी चीजें 4th और 5th के लिए कॉमन है। तो सिर्फ एक जगह जाके देख लें, इटैलिक्स में लिखा हुआ है दिस पॉइंट इज नॉट इन 5th शेड्यूल। ये ICAP की किताब में कल मैं देख रहा था, MCQ भी आया हुआ था कि ये रिक्वायरमेंट 4th शेड्यूल की है, 5th शेड्यूल की है। आपने रटा नहीं मारना, इनको याद रखना है, याद करना नहीं है, याद रखना है, जहन में रखना है। बस 2-4 दफा पढ़ लीजिएगा, इंशाल्लाह याद रह जाएगा। रटे नहीं मारने लग जाना। सन्ड्री रिक्वायरमेंट्स, सन्ड्री रिक्वायरमेंट्स जी, बैलेंस शीट के फेस पर ये चीजें आनी चाहिए कम से कम। नंबर 1 क्या? फॉलोइंग आइटम शैल बी डिस्क्लोज्ड एज सेपरेट लाइन आइटम्स ऑन द बूथा ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बूथा फेस, सरप्लस वो नजर आ रहा होता है, शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम के नीचे सरप्लस। लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स एंड प्रीपेमेंट्स, ये लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स आपने कभी घर में जमा कराए? लॉन्ग टर्म डिपॉजिट वापडा वालों को सिक्योरिटी जमा कराते हैं आप, वो लॉन्ग टर्म होती है। अब वापडा वाले कहते हैं आपने मीटर लगवाने सिक्योरिटी जमा करवाएं, वो लॉन्ग टर्म डिपॉजिट होता है। वो आप 15-20 साल 50 साल के लिए, जब तक आपके पास घर है आप सिक्योरिटी जमा करवा देते हैं। जब आप मीटर कैंसिल करवाएं फिर भी वापस मिल जाए तो किस्मत है। वो लॉन्ग टर्म डिपॉजिट है। वो क्या है? लॉन्ग टर्म डिपॉजिट। अनपेड डिविडेंड और अनक्लेम्ड डिविडेंड में क्या फर्क है? ये फाइनेंशियल, ये बैलेंस शीट के फेस पे आपने शो करना है। अनपेड का मतलब है आपने अनाउंस कर दिया, अभी किसी को भी पे नहीं किया। और अनक्लेम्ड का मतलब है कि अनाउंस कर दिया, लोग ले गए हैं, लेकिन अभी तक थोड़े से लोग ऐसे हैं जिन्होंने क्लेम नहीं किया, थोड़े से लोग ऐसे हैं जिन्होंने क्लेम नहीं किया। बहरहाल बैलेंस शीट के फेस पे अलग से शो कर देना। कैश एंड बैंक बैलेंसेस, पता नहीं ये 5 चीजें इसने क्यों लिखी, बाकी भी होती हैं। फिक्स्ड एसेट्स मैंने ये पढ़ा दिया हुआ है, जाके देखिएगा किताब का पेज 371। वॉल्यूम 1 इसलिए लिख दी है कि वॉल्यूम 2 भी 8-10 दिन बाद आपके हाथ में होगा इंशाल्लाह, तो इसलिए लिख दिया वॉल्यूम 1। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स जी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स क्या होती हैं? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की एंट्री बताएं। पहले नरेशन लिखें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की। वी लिखें, वी बॉट, वी नहीं, PTCL bought 80% shares of Ufone. PTCL bought 80% shares of Ufone. एंट्री बताएं। PTCL bought 80% shares of Ufone. एंट्री बताएं। PTCL क्या करेगी? बैंक डेबिट कैश क्रेडिट, फिक्स्ड एसेट डेबिट कैश क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट। अब यूजर को क्या बताना है? सिर्फ एक छोटी सी बात बतानी है यूजर को। अगर PTCL Ufone के शेयर खरीद ले, छोटी सी बात बतानी है। Investment in associated companies or undertakings have been made in accordance with the requirements under the law. कहीं आपके जहन में ये ना है एसोसिएटेड कंपनी लिखा हुआ है, वो तो 20% वाली होती है। भाई अंडरटेकिंग्स भी तो लिखा हुआ है। अंडरटेकिंग्स तो कोई भी कंपनी हो सकती है, अंडरटेकिंग कोई भी बिजनेस। सिर्फ ये बताने कि कानून के दायरे में रहते हुए आपने खरीदा है या कानून के दायरे से निकल के खरीदा। कानून का दायरा हमारे सिलेबस में नहीं है, बस ये बताने कानून के दायरे में रहते हुए खरीदा या नहीं। ओके, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस विल बी वेरी क्या कहते हैं बोरिंग फॉर यू, तो अगले सफ़े पे आ जाएं। इलस्ट्रेटिव डिस्क्लोजर के साथ इसको समझते हैं। इलस्ट्रेटिव डिस्क्लोजर के साथ अटेंटिव रहिएगा। ये सफ़ा बनते बनते रात 1 बज गए थे, फिर मेरी बस हो गई थी, फिर मैंने एक और बंदे को कह दिया, फिर 2:03 पे उसने ईमेल की, फिर उसके बाद 6 बजे फिर मैंने काम शुरू किया। इसलिए अब अटेंटिव रहना आपने, ये ना हो आपको चीज़ मिस कर दें। ओके,
लॉन्ग टर्म लोन की जर्नल एंट्री बताएं। और किसको दिया जाता है? कंपनी किसको देती होगी लॉन्ग टर्म लोन? लेने की बात नहीं करा, लॉन्ग टर्म लोन एसेट साइड की बात कर रहा हूं। अच्छा, हमारी एसेट साइड चल रही है, ये भी बता दूं आपको, हमारी एसेट साइड चल रही है कैसे? पिछले सफे पे आए, पहला क्या था? फिक्स्ड एसेट, दूसरा क्या था? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, तीसरा क्या है? लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। ये भी वो जो रिसीवेबल है, लोन पेएबल वाले नहीं, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस के साथ ब्रैकेट में लिखे रिसीवेबल है। कल हम करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज और शेयर कैपिटल के डिस्क्लोजर पढ़ेंगे। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ये लॉन्ग टर्म लोन किस किस को दिए जाते हैं? कुछ कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं, डायरेक्टर एम्प्लॉय डायरेक्टर भी होते हैं जो 7-8 घंटे ड्यूटी दे। एक डायरेक्टर एम्प्लॉय डायरेक्टर भी होता है, दूसरे डायरेक्टर को भी लोन दिए जाते हैं कभी, पता नहीं लॉ में अलाउड है नहीं, इसको छोड़ें, डायरेक्टर एम्प्लॉइज। और आप अपनी रिलेटेड पार्टीज को भी लोन देते हैं। भाई ये रिलेटेड पार्टी क्या लफ्ज है? रिलेटेड पार्टी ब्रॉड लफ्ज है। रिलेटेड पार्टी में सब्सिडरी भी आ जाएगी, रिलेटेड पार्टी में एसोसिएट भी आ जाएगा, रिलेटेड पार्टी में जॉइंट वेंचर वाली कंपनी भी आ जाएगी। रिलेटेड पार्टी सबका जनरल नाम है, तो सफ़े के टॉप पे पहले लिख लें रिलेटेड पार्टी। रिलेटेड पार्टी जानने वाली बस, रिलेटेड पार्टी, रिलेटेड। अच्छा, सब्सिडरी कौन है? एक मिनट रुकें पहले, सब्सिडरी कौन है? मोर देन 50 जिसके शेयर खरीदने हो। एसोसिएट और जॉइंट वेंचर, हमने किसी के साथ मिलके उसके शेयर खरीदे हो, ये जॉइंट वेंचर है। रिलेटेड पार्टी क्या है? तीनों रिलेटेड पार्टी हैं। रिलेटेड पार्टी लिखें सफे के टॉप पे। रिलेटेड पार्टी इंक्लूड्स सब्सिडरी, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर, सारे शामिल हैं। ओके जी भाई, जिस मर्जी को हम लोन दें, लोन देने की एंट्री बताएं। लोन देने की लोन रिसीवेबल डेबिट कैश क्रेडिट, लोन रिसीवेबल डेबिट कैश क्रेडिट। अब आप हजरात ने डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स इस सफ़े से नहीं देखनी, इस सफ़े पे देखेंगे आपका दिमाग नहीं चलेगा। मैं ज़रूर देखूंगा बिकॉज ताकि फिगर्स मैच करें जो मैंने सफ़े पे लिखी हुई हैं। अच्छा जी, आज हम नोट बनाने लगे हैं। नोट नंबर 8, लॉन्ग टर्म, बोले लोन्स एंड एडवांसेस। लॉन्ग टर्म लोन्स, सफ़े की तरफ नहीं देखना। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में ड्यू फ्रॉम, टेक्निकल अल्फाज सीखने हैं ना, क्योंकि पेपर में आसान अल्फाज हो सकते हैं ना लिखे हो। ड्यू फ्रॉम का क्या मतलब है? रिसीवेबल फ्रॉम। ड्यू फ्रॉम का क्या मतलब है? रिसीवेबल फ्रॉम। अच्छा जी, ड्यू फ्रॉम एम्प्लॉय डायरेक्टर एंड एसोसिएटेड कंपनी। अच्छा, डायरेक्टर से हमने सिक्योरिटी नहीं ली हुई, अनसिक्योर्ड, ठीक है, डायरेक्टर से सिक्योरिटी नहीं ली हुई। जरा कहानी की तरह समझा करें बात को। इसी तरह हमने अपनी जानने वाली कंपनी को लोन दिया, उससे हमने क्या ली हुई है? सिक्योरिटी ली हुई है। साल के एंड, आपने नहीं देखना सफे, मैं ऐसे देखूं तो आपने नहीं देखना। साल के एंड पे इससे हमने 5,000 लेने हैं और साल के एंड पे इससे हमने 6,000 लेने हैं। टोटल कितना रिसीवेबल है? 11,000। पहली चीज यूजर को यह बताएं, और जागते रहे, पहली चीज यूजर को यह बताएं इसमें से कितना अगले साल वापस मिल जाना है। लेस, आप तो ये कहेंगे ना ऐसे कर दें, करंट नॉन करंट, नहीं बड़े हो जाए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपने ऐसे नहीं करनी हो तो ट्री बना रहे हो, आपको जो सीए कर लिया, अच्छा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दो। अच्छा यूजर, ए करंट ए नॉन करंट, नहीं, प्रेजेंटेशन ऐसी होनी चाहिए कि ट्रीज ना बने हो। ये तो आप समझा नहीं रहे अगले को बात। लेस करंट पोर्शन, लेस करंट पोर्शन। करंट पोर्शन एम्प्लॉय का नहीं है, क्योंकि उसे कहा है 5 साल बाद लोन वापस करना, तो उसने अगले साल कुछ वापस नहीं करना।
और एसोसिएट ने से बात हो गई है, वो अगले साल इंशाल्लाह 2000 वापस कर रहे हैं जी। हेडिंग मैंने दिया लॉन्ग टर्म, तो लॉन्ग टर्म आप बताएं कितना बनेगा? 9000। 11000 के दो हिस्से कर दिए, 2000 करंट में चला जाएगा, 2000 यहां से माइनस होगा, यहां से माइनस होके करंट एसेट्स में जाके 2000 शो हो जाएगा। ट्रायल में कितना नजर आ रहा होगा पेपर में? आप इसको लिंक करें फाइनल अकाउंट के सवाल से। ट्रायल में पेपर में कितना नजर आ रहा होगा? और ये एडजस्टमेंट पेपर में आपको टेस्ट कैसे होगी ये सुन लें। पेपर में ये एडजस्टमेंट आपको ऐसे टेस्ट होगी, आप ट्रायल पढ़े होंगे, ट्रायल पढ़ते पढ़ते नजर आएगा लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, आप पढ़ के निकल जाएंगे आगे। अदर इंफॉर्मेशन में एक लाइन लिखी होगी, क्लोजिंग स्टॉक के रुपीज इतने, अच्छा चल ठीक है, आप आगे पढ़ेंगे कि डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज, चल छड़ आगे। अगली लाइन आप पढ़ेंगे तो लिखा होगा लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस इंक्लूड 5000 गिवन टू एम्प्लॉइज एंड 6000 गिवन टू एसोसिएट्स। द लोन्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉइज आर अनसिक्योर्ड एंड इन रिस्पेक्ट ऑफ एसोसिएट्स आर सिक्योर्ड। परेशान नहीं होना, साथ को नहीं मानी ऐसा की करना है, ऐसा ए करना है बस, बेटर प्रेजेंटेशन, इसको बेटर प्रेजेंटेशन में शो कर देना। आउट ऑफ दिस ₹2000 विल बी रिसीव्ड फ्रॉम एसोसिएट्स इन नेक्स्ट ईयर। तो कोई परेशान नहीं होना, ट्रायल में सही फिगर आ रही होगी। रेक्टिफिकेशंस नहीं करवाता जब डिस्क्लोजर मांगते हैं, रेक्टिफिकेशंस नहीं करवाता, सारा ट्रायल सही दिया होता है, सब सही हुआ होता है, सिर्फ डिस्क्लोजर बनाने हैं। आपने ये सारा डिस्क्लोजर बना देना है और डिस्क्लोजर बना के 9000 की फिगर निकाल देनी है। ये नॉन करंट में शो कर देंगे बैलेंस शीट बनाते हुए, 2000 बैलेंस शीट में कहां शो कर देंगे? करंट, क्योंकि आपको पता है ट्रायल वाली फिगर एक दफा नजर आती है, तो 9000 to 2000 नॉन करंट और करंट में चला जाएगा। अभी भी यूजर की तसल्ली नहीं हुई, यूजर को बहुत सी चीजें आपने अभी तक छुपाई हुई है उससे। मिसाल के तौर पे ये जो कंपनी है, इसको कितना लोन इस साल दिया था, कितना वापस लिया, कितना ओपनिंग बैलेंस था। लोग बड़े तेज हैं, ओ चाचू इधर देख, लोग बड़े तेज हैं आजकल, पता क्या कर रहे हैं? क्लोजिंग बैलेंस सिर्फ शो करते थे। क्लोजिंग बैलेंस का फायदा क्या होता है? क्लोजिंग बैलेंस ये फायदा होता है, साल के एंड पे उससे लोन वापस मांग लेते हैं। जब साल के एंड पे उससे लोन वापस मांग लेते हैं तो यूजर ये समझता है कि ओ ये 6000 का दिया हुआ लोन, चल खैर है, लेकिन दौराने साल 50000 का दिया होता है और 40000 का वापस मांगा होता है। मिसाल दे रहा हूं। तो इसलिए अगली चीज क्या बतानी है? लोन की मूवमेंट क्या है। फिर लोग क्या करते थे कि लोन की मूवमेंट शो करते थे, लेकिन लॉ मेकर ने एक और चेक रखा, वो कहते हैं ये भी बताओ किसी भी महीने के एंड पे मैक्सिमम कितने पैसे लेने थे। मुझे बताएं, ये दिसंबर के एंड पे लेने हैं या किसी भी महीने के एंड पे? ये दिसंबर के एंड पे। अच्छा, जनवरी के एंड पे भी कुछ लेने होंगे, फरवरी के एंड पे भी कुछ लेने होंगे, मार्च के एंड पे भी कुछ लेने होंगे। आपके पास लेजर अकाउंट अवेलेबल है, आप जनवरी से दिसंबर तक सारे कैरेट डाउन देखें हर महीने के, उनमें से जो हाईएस्ट कैरेट डाउन है उसे डिस्क्लोज कर दें यूजर को। इन द मंथ ऑफ मे द हाईएस्ट बैलेंस रिसीवेबल वाज 7500, 7500 लेने थे। मैक्सिमम जो लोन उसे दिया हुआ था वो 7500 लेना था। लोन में मूवमेंट भी शो करनी है। अगली चीज यूजर को बतानी है, इसमें से कितनी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है, वो नहीं है, मैंने शो नहीं की। इनमें से कितने पैसे लेके भाग गए हैं, बैड डेट। अगली चीज यूजर को ये बतानी है लोन कितनी मुद्दत के लिए दिया है। अगली चीज यूजर को ये बतानी है कि आपने कौन सी सिक्योरिटी रखी है। ये सारी चीजें आपने यूजर को बतानी है। ये मैं नोट से पढ़ूंगा। इट इज हाउ यू विल प्रेजेंट इन पेपर, पेज नंबर 5। पढ़ना शुरू करें। इसके आगे मैंने लिखा है 8.1 और 8.2। 8.1 ये जो डायरेक्टर वाला है, रिप्रेजेंट्स इंटरेस्ट फ्री जनरल पर्पस लोन फॉर द परचेज ऑफ कार। मकसद भी बताने, डायरेक्टर को क्यों दिया है। डायरेक्टर कहता गाड़ी लेने को दिल चाह रहा है, चल यार 5000 ले ले जा। इन अकॉर्डेंस विद बाकी तू पाली पैसे, इन अकॉर्डेंस विद द कंपनीज पॉलिसी एंड आर रीपेएबल आफ्टर, टर्म्स बता दी, ढूंढने कहां है 5 years, मुद्दत बता दी। अच्छा ऑब्जेक्टिव ढूंढने, ऑब्जेक्टिव अंडरलाइन करें, परचेज ऑफ कार। और जनरल इंफॉर्मेशन बताएं लोन के बारे में, इंटरेस्ट फ्री है या इंटरेस्ट वाला है, इंटरेस्ट फ्री है तो अच्छा जी। नेक्स्ट 8.2 रिकॉन्सिलिएशन। साल के शुरू में कितना लोन दिया हुआ था इसे? 0। इस साल कितना दिया?
उसने वापस कितना किया, साल के एंड पे उससे कितना लेने हैं अभी, 5,000। बस ये डायरेक्टर का खत्म हो गया। आगे किसका शुरू करने लगे, एसोसिएट का। दिस रिप्रेजेंटेटिव लोन टू एसोसिएट कंपनी ट्राई पैक फिल्म्स लिमिटेड, ये भी पैकेजेस की कोई होगी। अच्छा, रिकॉन्सिलिएशन इज एज फॉलोज। रिक्लासिफिकेशन को काट के ना आप डिसबर्समेंट कर दें, ये आपके सिलेबस में नहीं है रिक्लासिफिकेशन। रिक्लासिफिकेशन को काट के डिसबर्समेंट कर दें। डिसबर्समेंट के आगे तो जीरो लिखा हुआ है ना, तो डिसबर्समेंट की लाइन ही खत्म कर दें। डिसबर्समेंट की लाइन खत्म करें, नीचे 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 8.3 में, 8.3 में रिक्लासिफिकेशन को काट दें और डिसबर्समेंट को काट दें, और रिक्लासिफिकेशन की जगह क्या लिख दें, डिसबर्समेंट। अच्छा, आप कह रहे होंगे ये क्या है, बैलेंस ओपनिंग, डिसबर्समेंट, रीपेमेंट, क्लोजिंग। और क्लोजिंग देख लें 6,000 ऊपर से मैच कर रहा है, क्लोजिंग 6,000 ऊपर से मैच कर रहा है, ठीक है। इट इज, ये मूवमेंट है या ये एज ऑन है, मूवमेंट है, मूवमेंट है। साल के एंड पे कितने लेने हैं, 6,000। मूव करते करते 6,000 पे कैसे पहुंचे, मैं आपको अब रिकॉन्सिलेशन लगा हूं जिस तरह आपने रिकॉन्सिलेशन बनाई हुई है इंट्रो की क्लास में। इंट्रो की क्लास में लोन पेएबल का अकाउंट बनाया होगा आपने, लेकिन मैं लोन रिसीवेबल का आपको बना देता हूं। टी अकाउंट को स्टेटमेंट फॉर्म में प्रेजेंट करना, इट इज कॉल्ड एज रिकॉन्सिलिएशन। ब्रॉट डाउन, बताएं साल के शुरू में कितने लेने थे जानने वाले से, 8500। डिसबर्समेंट कितने दिए, 5500। रीपेमेंट 8,000। कैरी डाउन 6,000। It is reconciliation in T count form. It is reconciliation in T count form. Okay, be attentive here. एक बात और गौर से सुनिएगा। बैलेंस शीट क्या शो कर रही थी, 6,000। इससे यूजर ने क्या समझा, यार बस 6,000 दिए हुए हैं, अच्छा अच्छा ठीक है। लेकिन कंपनी लाने का ठहरो, 6,000 तक कैसे पहुंचे, फिर हम मजबूर हो गए बताने के बारे में। दिया कितना, पिछले साल कितना दिया हुआ था, इस साल और कितना दिया, 5500। वापस कितना मांगा, 8,000। अभी कितना लेने वाला रह गया, उस 6 में से कितना करंट, 2,000। 6 - 2 4, क्या, नॉन करंट। ये 6 कहां जाया करेगा बताएं, बैलेंस शीट में। इस 6 के 2 हिस्से कर सकते हैं। इस 6 में 4,000 क्या है, नॉन करंट, और इस 6 में 2,000 करंट। तो ये सारा डाटा आपको अदर इंफॉर्मेशन में दिया होगा, उससे आपने रिकॉन्सिलिएशन भी बनानी होगी और उससे आपने ये नोट भी बनाना होगा। ट्रायल वाली फिगर ये होगी 11,000। 11,000 में से 6,000 इस वक्त हमारे काम का है। 6,000 में से कितना एक साल के अंदर देना है, 2,000। ये तो कैरी डाउन का ब्रेकअप हो गया। कैरी डाउन का ब्रेकअप अलग चीज है, मूवमेंट अलग चीज है। अच्छा, परेशान ना हो, कैरी डाउन का ब्रेकअप अलग चीज है, मूवमेंट अलग चीज है। देखिए फिक्स्ड एसेट में नहीं ऐसा होता, डेटर अकाउंट में ऐसा होता है। ओपनिंग डेटर, सेल, कैश, कैरी डाउन। किन डेटर्स ने साल के अंदर पैसे देने हैं, किन डेटर्स ने साल के बाद पैसे देने हैं। हालांकि डेटर का करंट नॉन करंट हम नहीं करते, लेकिन कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो ये डेटर अकाउंट से मिलता जुलता अकाउंट है, सिर्फ यहां सेल नहीं है, बाकी डेटर अकाउंट से मिलता जुलता अकाउंट है। इट इज कॉल्ड एज रिकॉन्सिलिएशन। 4 चीजें यूजर को और बताएं जी, 4 चीजें यूजर को और बताएं। नंबर 1, रिप्रेजेंट्स जनरल पर्पस लोन फॉर परचेज ऑफ न्यू प्लांट। उसने नया प्लांट खरीदना था, एंड रीपेएबल ओवर अ पीरियड ऑफ 1 to 8.5. The balance outstanding from related parties are secured by way of, ये सिक्योरिटी ली हुई है हमने उससे, लैंड के डॉक्यूमेंट्स अपने कब्जे में रखे हुए हैं। The maximum aggregate amount due from associated at the end of any month were rupees 12,000. आप कह रहे होंगे ये 12,000 कहां से आया? भाई ये 12,000 कहीं से नहीं आया, ये कहीं से नहीं आया। हुआ क्या होगा, 8500 जमा 5500, ये भी 12,000 नहीं है, ये 12,000 से ज्यादा है।
लेकिन किसी वक्त हम लोन उसे देते होंगे, कभी ले लेते होंगे, कभी देते होंगे, कभी ले लेते होंगे। किसी भी एक महीने में मैक्सिमम कैरी डाउन कितना था? बोले 12,000। लेकिन दिसंबर का कैरी डाउन कितने? किसी भी एक महीने में मैक्सिमम कैरी डाउन कितना था? 12,000। ये समझ लें ये क्या है, देखें इधर, ये साल है। दिसंबर में कितना कैरी डाउन है? नवंबर में कोई होगा, फर्ज करें 3,000, इधर कोई होगा, फर्ज करें 12,000, इधर कोई होगा, फर्ज करें 7,000। 12 कैरी डाउन्स को पकड़ो और 12 कैरी डाउन्स को पकड़ के मैक्सिमम वाला कैरी डाउन यूजर को बता दो कि मैक्सिमम किसी महीने के एंड पे हमने कितने पैसे लेने थे। इसका टी काउंट से कोई ताल्लुक नहीं, इसका ट्रायल से कोई ताल्लुक नहीं, ये बीच के साल की मूवमेंट है। जिसे बैंक स्टेटमेंट नहीं होती थी, साथ साथ बैलेंस शो करी होती थी। मैक्सिमम एग्रीगेट अमाउंट ड्यू, ड्यू का मतलब रिसीवेबल, ड्यू फ्रॉम एसोसिएट एट ईयर एंड ऑफ एनी मंथ ड्यूरिंग द पीरियड वर 12,000। किसी भी एक महीने में मैक्सिमम हमने 12,000 लेने थे। नो प्रोविजन, नो राइट ऑफ इज रिक्वायर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस लोन। ठीक है, अब 1 मिनट आप पे भारी तो होगा, ये बातें लॉ में पढ़ लें, ये बातें लॉ में पढ़ लें। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस खुली हुई है ना सामने, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। विद रिगार्ड टू लोन्स एंड एडवांसेस टू directors, following shall be disclosed. Number 1, loans and advances have been made in compliance with the requirement of law. Page 4. Point 2, purpose of loan. जी डायरेक्टर के लोन का पर्पस बता दें क्या था? गाड़ी। Point 3, reconciliation अगले सफे पे बनी हुई है, reconciliation बनी हुई है 8.2 में, रेफरेंस दे दें, 8.2 में बनी हुई है reconciliation डायरेक्टर के लोन वाली। दूसरी लाइन मैं नहीं पढ़ा रहा, कल पढ़ा दूंगा। आखिरी पैरा, इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस टू एसोसिएट्स एंड रिलेटेड पार्टीज, नेम ऑफ ईच एसोसिएटेड पार्टी, वो नाम है पिछले सफे पे 8.3 में नाम दिया हुआ है ट्राईपैक, 8.3 में नाम दिया हुआ है ट्राईपैक। टर्म्स ऑफ लोन ये दी हुई है नहीं 1 कहां, डायरेक्टर वाला नहीं है ये एसोसिएट वाला शुरू हो गया है। 8.4, particulars of collateral security held 8.5। समझ आ रही है बात, नहीं समझ आ रही? समझ आ रही है ना? ओके। मैक्सिमम एग्रीगेट अमाउंट 8.6, ये मैक्सिमम एग्रीगेट अमाउंट कल दोबारा रिवाइज कराऊंगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट और राइट ऑफ 8.7। यू हैव टू गिव द टाइम, घर में आपको 1.5-2 घंटे देने पड़ेंगे आज।